स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन का एक और नया लेक्चर, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। पिछले लेक्चर में हमने इस चैनल की प्लेलिस्ट पर एल्केन को कंप्लीट किया था, और एल्केन को भी कैसे कंप्लीट किया था, पूरा वो 5 टॉपिक जो बेस्ड होते हैं। पहले इंट्रोडक्शन, फिर फिजिकल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, भौतिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज़, रासायनिक गुण, यूजेज, और फिर एक्सरसाइज। मैंने वहाँ पर एल्केन में आपको ये बताने की कोशिश की, चूँकि बहुत बड़ा लेक्चर हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी आप सब ने देखा, उस पर जो रिएक्शन आए वो मुझे ठीक लगे। एक नई एनर्जी के साथ मैं आपको आज का ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, एल्कीन। इस लेक्चर को पढ़ने से पहले मैं एल्केन की थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। बात यह है कि जो एल्केन फैमिली है, उस एल्केन फैमिली में मैंने ये बताने की आपको कोशिश की उस बड़े लेक्चर में कि हमने पूरे ऑर्गेनिक को, पूरी कार्बनिक रसायन को पढ़ना कैसे है। माने मैं आपको एक एक रिएक्शन ट्रिक की हेल्प से बताऊंगा, आपको कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है उसको याद करने के लिए। रिएक्शन बनाते कैसे हैं वो समझाने की मेरी कोशिश है, और वो भी ट्रिक के हेल्प से। और मैंने आपको पहले ही कहा है कि ऑर्गेनिक में बड़ा इजी होता है, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चन, सेम पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। वो मैंने आपको बताया किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यहाँ भी थोड़ा डिस्कस कर ही लेंगे हम। तो देखिए, जो क्या होता है जब माने व्हाट हैपन व्हेन और कन्वर्जन जिसको आ जाते हैं, फिर उसको पूरा ऑर्गेनिक समझ में आता है, और वो सीखा जाता है एक्सरसाइज में। और एक्सरसाइज तक पहुंचने के लिए वो जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, माने बनाने की विधियां और केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, रासायनिक गुण, उसको ठीक से समझना जरूरी है। तो मैं ट्रिक के माध्यम से आपको एक एक रिएक्शन बताऊंगा। और यहाँ पर मैंने आपको पहले कह दिया था, कोई ऐसा सिलेबस नहीं होता कि ये हमारे सिलेबस में है और ये नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई किसी के बनाने की विधि है तो दूसरे का वो केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो हमने आज एल्कीन को पढ़ना है। तो एल्कीन का पहले हम सामान्य परिचय अर्थात जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो देखिए, एल्कीन में जो सबसे पहले है सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला जो होता है वो CnH2n होता है। ये मैंने आपको IUPAC में भी इसका बताया होगा। इस सामान्य सूत्र से ही हमें इसके जो फैमिली मेंबर होते हैं, जो इसके सदस्य होते हैं, वो पता चलेंगे। उसके बाद है बंध। बंध का मतलब कार्बन कार्बन के बीच एल्कीन में कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि जब कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड होगा उसी को हम एल्कीन बोलेंगे। जैसे मैं इसका कोई मेंबर लिख के देखता हूं, तो कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड लगाएंगे। बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कार्बन की 4 होती है, मैंने पहले ही कहा, तो यहाँ 2 हो गई है। तो 2 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी कम है तो 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। इस कार्बन की 2 वैलेंसी है, 2 कम चल रही है तो 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो ये वो, इसको अगर मिलाकर लिखें तो C2H4, C2H4। अब इस फॉर्मूले को देखें तो n की वैल्यू 1 नहीं लिखेंगे। वो इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि एल्कीन फैमिली में जो पहला मेंबर है, जो पहला सदस्य है एल्कीन परिवार का, वो कम से कम 2 कार्बन का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये शर्त है एल्कीन होने के लिए कि एक डबल बॉन्ड होना चाहिए कम से कम, और डबल बॉन्ड किस किस के बीच होना चाहिए? कार्बन कार्बन के बीच। तो 2 कार्बन तो हमें ऑलरेडी लेने ही होंगे, तो इसलिए कम से कम 2 कार्बन से स्टार्ट होगा। तो देखिए, अगर n की जगह 2 रखें तो C2 और ये 2 दूनी 4, C2H4, तो C2H4। अगर आप अगला मेंबर लाना चाहते हैं तो इनकी जगह 3 C3 और ये 3 दोनों 6, C3H6, फिर C4H8, इस टाइप से। जबकि वैसे तो मैंने देखिए फॉर्मूले की इसकी कोई जरूरत पड़ती नहीं, हम सीधे कार्बन लगाते जाते हैं और किसी एक भी 2 कार्बनों के बीच एक डबल बॉन्ड लगा के बैलेंस कंप्लीट कर लेंगे, हमको ऐसे भी मेंबर मिल जाते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे कि एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n जनरल फॉर्मूला, और जो बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड कम से कम एक होना चाहिए। देखिए, इसके बाद अगर हम एल्कीन की प्रकृति की बात करें, तीसरा टॉपिक नेचर की, तो एल्कीन का जो नेचर होता है वो असंतृप्त होता है, मींस अनसैचुरेटेड टाइप के ये होते हैं, और ये हाइड्रोकार्बन ही होते हैं, क्योंकि देखिए इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही है। बस एल्केन से यही तो अंतर है कि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सब जगह सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है, लेकिन यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, लेकिन एक जगह कम से कम कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। तो कार्बन और हाइड्रोजन है, बस एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा है। तो उस डबल बॉन्ड होने की वजह से इनका जो नेचर है वो असंतृप्त, अनसैचुरेटेड हो जाता है, और इसी वजह से ये रिएक्टिव ज्यादा होते हैं, क्रियाशील ज्यादा होते हैं। ठीक, इसके बाद अगर अभिक्रियाएं देखिए, रिएक्शन कैसा देंगे, तो ये रिएक्शन देंगे योग अभिक्रियाएं, एडिशन रिएक्शन देंगे। एडिशन रिएक्शन का मतलब ये है कि जब इनसे कोई रिएक्शन करेगा तो जो उत्पाद है कोई एक बनेगा। क्यों? क्योंकि जो भी इनसे रिएक्शन क्या करेगा, डबल बॉन्डेड कार्बन से उसका एक हिस्सा इधर जुड़ जाया करेगा, दूसरा हिस्सा दूसरे कार्बन से जुड़ जाया करेगा। वो हम रिएक्शन में देखेंगे भी जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। बात अगर समावयवता की करें एल्कीन में, माने आइसोमेरिज्म कौन कौन सी होती है, तो एक तो पोजीशन माने स्थान समावयवता पाई जाती है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, कि डबल बॉन्ड पहले नंबर 1 पर लगा है फिर किसी दूसरे नंबर पर लगा है। और एक स्पेशली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मींस ज्यामितीय समावयवता। जब मैं आपको समावयवता वाला लेक्चर पढ़ा रहा था, आइसोमेरिज्म वाला,
तो मैंने वहां आपको बताया था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्पेशली एल्कीन में ही होती है, तो इसलिए इसमें दो टाइप के आइसोमेरिज्म, पोजीशन, ज्योमेट्रिकल मीन्स स्थान और ज्यामितीय समरूपता पाई जाती है। अगर हम एल्कीन में संकरण की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन माने sp2 संकरण होता है। कैसे? आप इस कारण को देखिए, इससे कितने सिग्मा बॉन्ड जा रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड के लिए मैंने कहा था सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल में एक सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल में एक सिग्मा 2 पाई। तो सिग्मा तो सब में एक ही होता है। तो यहाँ पर देखिए इस कार्बन से एक तो डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा तो इधर हुआ, दो हाइड्रोजन है माने ऐसे लगा होगा, ऐसे लगा होगा, तो एक सिग्मा इसमें हुआ, एक सिग्मा इसमें हुआ, तो 3 सिग्मा हुए। तो कार्बन पर अगर 3 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। क्योंकि मैंने एल्केन में आपको ये सब करके बताया था कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं। नहीं तो आप 11th क्लास की जो प्लेलिस्ट है वहां से इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एल्कीन का सामान्य परिचय कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मैंने आपको पहले ही कहा है कि जब हम ऑर्गेनिक का कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो उस ऑर्गेनिक के चैप्टर में हमें 5 टॉपिक पढ़ने होते हैं मेनली। पहला, उस चैप्टर का सामान्य परिचय, चैप्टर माने ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह, तो उसका सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन, जिसमें ये सब आता है। इसके बाद आएगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन माने बनाने की विधियां, एल्कीन बनाने की विधियां। अब एल्कीन तो एक बड़ा फैमिली है, तो एल्कीन के सदस्यों को ही तो बनाकर देखेंगे। तो एल्कीन का जो हमारा पहला सदस्य है, जो पहला मेंबर है, वो एथिलीन है। इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है? एथिलीन। इसको आप इथाइलिन करके भी पढ़ सकते हैं। अगर हम इसके IUPAC के नेम की बात करें तो IUPAC नेम इसका होता है एथीन, क्योंकि एथ और इन लगा देंगे, एथीन। इससे जो आगे का सदस्य है वो 3 कार्बन का, तो 3 कार्बन का कैसे बनाएंगे भाई? देखिए ये 3 कार्बन लगाए, डबल बॉन्ड लगा लीजिए, बाकी सिंगल। तो इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट करें तो 2 और 2 4, 2 और 1 3 और 1 4, 1 और 3 4। तो ये 3 कार्बन का एल्कीन, जिसे हम प्रोपीन करके कहते हैं या प्रोपिलीन कहते हैं। तो इन्हीं 2 सदस्यों को लेकर, या एक 4 कार्बन का हो सकता है, शुरू में ही हमने डबल बॉन्ड लगा लिया, 2 और 2 4, 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 2 4, 1 और 3 4। तो ये ब्यूटीन है, 1 ब्यूटीन कहेंगे स्पेशली इसे, ब्यूट 1 इन। और अगर यही डबल बॉन्ड 4 कार्बन में दूसरे नंबर पर होता, सपोज कीजिए इस टाइप से हो, यहाँ डबल लगाया हो, तो 1 और 3 4, 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 1 3 और 1 4, 1 और 3 4, तो ये हो गया ब्यूट 2 इन। तो मैंने आपके लिए जो ये एल्कीन फैमिली के 4 सदस्य लिख दिए हैं, ये स्टार्टिंग के 4 मेंबर हैं, एथीन, एथिलीन जिसका कॉमन नेम है, प्रोपीन, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन। इन चारों मेंबर को हम एल्कीन फैमिली का जो मेंबर हैं इनको मानकर ही हम बनाने की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए और इसके बाद स्टार्ट करते हैं बनाने की विधियों। तो देखिए एल्कीन, जो एल्कीन बनाने की विधियां हैं, मेथड्स प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन है, उनमें पहला मेथड मैं आपके लिए लिख रहा हूं एल्कोहलों की निर्जलीकरण से, जिसे हम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बोलते हैं। तो देखिए आप ध्यान से, जब हम एल्कोहलों का निर्जलीकरण मींस डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ रहे हैं, तो एल्कोहल चैप्टर में ये केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें रिएक्शन देखने को मिलेगा, जो कि एल्कीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, एल्कीन बनाने की विधि है। तो देखिए कैसे करेंगे आप भाई। आपको ये पता है कि एक कार्बन की एल्कीन तो होती नहीं, क्योंकि कम से कम 2 कार्बन से एल्कीन स्टार्ट होता है, तो इसलिए एल्कोहल भी आप 2 कार्बन का लेंगे। और ये भी कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है भाई। देखिए सीधी सी बात है, 2 कार्बन का एल्कोहल अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो 2 कार्बन लगाइए और एल्कोहल के लिए OH लगा दीजिए। इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट करें तो कार्बन 1 है, तो 3 बैलेंसी कम है कार्बन की, तो इसलिए 3 हाइड्रोजन। यहाँ कार्बन की 2 बैलेंसी है, 4 होनी चाहिए, 2 हाइड्रोजन कम है, मतलब 2 बैलेंसी कम है, 2 हाइड्रोजन। O की 2 होती है, इधर से H कंप्लीट। ये इथाइल अल्कोहल है, इसका आपने डिहाइड्रेशन कराना है, माने इसमें निर्जलीकरण का मतलब है जल निकालना, जल का अणु निकालना। तो देखिए जैसा कि मैं आपको एल्केन में कुछ कैटालिस्ट से, कुछ उत्प्रेरक से मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया था कुछ ट्रिक से, ऐसी इसमें ये ट्रिक है कि जब आपको एल्कोहल या एसिड से जल का अणु निकालना होगा, वाटर ऑफ मॉलिक्यूल आपको रिमूव करना होगा, तब जो कैटालिस्ट लेंगे वो लेंगे आप कंसंट्रेट एस्टोसोफोर, जिसे हम सांद्र एस्टोसोफोर कह सकते हैं, और टेम्परेचर लेंगे 160 डिग्री सेंटीग्रेड से 170 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, इसके नीचे अभी मैं नेम लिख दूंगा, इथाइल अल्कोहल है, वैसे ये एथेनॉल है, लेकिन IUPAC तो आप सीख चुके हैं, कॉमन नेम आपने लिखना है।
तो देखिए इसका काम होता है जल का अणु निकालना और ये टेम्परेचर लिखना जरूरी है, ठीक है ना। क्या होगा, ये अल्कोहल का जो OH है इसको H दिलाएंगे, तो जब इस कार्बन के पास से OH चला गया तो ये कार्बन तो H देगा नहीं, क्योंकि भाई ये कहेगा कि मेरे से OH ले लिया, मेरे से H ले रहा हूं, उसके नियरेस्ट से जाएगा, तो नियरेस्ट माने उसके नजदीक वाले से जाएगा, तो उसके नजदीक ही है तो H यहाँ से चले जाएगा। तो मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, यहाँ समझने के लिए जब आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे तब कर सकते हैं। तो इस OH को H दिलाएंगे तो H2O बन जाएगा। तो देखिए H2O तो बनना ही है, क्योंकि निर्जल कण होना माने जल तो बनना ही है, वाटर मॉलिक्यूल तो रिमूव होना ही। अब यहाँ पर क्या बचा, CH2, ठीक, बॉन्ड सिंगल था ही, और यहाँ भी क्या बचा, CH2, क्योंकि इसका OH चले गया, इसका H चले गया। जब इस कार्बन की एक वैलेंसी कम होगी, एक हाइड्रोजन कम हो गया, इधर से इस कार्बन की एक वैलेंसी OH चले गया तो कम हो गई, तो जब इस कार्बन की वैलेंसी कम हुई, इस कार्बन की वैलेंसी कम हुई, तो ये अपनी वैलेंसी इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर एक बॉन्ड इंक्रीज कर लेंगे। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 है भाई, कार्बन की 2 तो डबल से हो गई और 2 हाइड्रोजन से, इस कार्बन की 2 इससे हो गई 2 इससे। माने आप ये समझिए कि जब चीजें जुड़ेंगी, भाई इस कार्बन से कोई चीज जोड़ो, आप इस कार्बन से जोड़ो, तो जब बैलेंसी बढ़ जाएगी तो यहाँ कम करनी पड़ेगी, यहाँ बॉन्ड डबल से सिंगल करना पड़ेगा। और जब यहाँ से चीजें निकलेंगी, जब यहाँ से एक बैलेंसी कम होगी, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, एक पूरा OH यहाँ से निकला, तो एक बैलेंसी कम यहाँ हुई, एक बैलेंसी कम हुई, तो इसलिए एक बॉन्ड यहाँ अंदर इंक्रीज हो गया, तो ये एथीन बन गया। तो ये है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल इसको बोलेंगे, जिसे आप इथाइल अल्कोहल या है, तो देखिए सब इंग्लिश के वर्ड लेकिन उसको हिंदी में लिखा है। और ये मैंने आपको पहले कह दिया था, ये एथीन है या एथिलीन इसको आप बोलते हैं। देखिए ये बात वहाँ सामान्य परिचय में बताने से रह गई थी, एल्कीन को हम ओलिफिन भी कहते हैं ना। तो ये आपका पहला रिएक्शन हो गया, पहला एल्कीन बन गया। लेकिन कोई, हम तो एल्कीन बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं, तो कोई ये थोड़ी ना है स्पेशली एथीन बनाना है, भाई इससे बड़े एल्कीन बना के देखते हैं। तो अगर हमें इससे बड़ा एल्कीन बनाना है तो हमें इससे बड़ा एल्कोहल लेना पड़ेगा, और बड़ा एल्कोहल लेने के लिए क्या करेंगे आप, भाई 2 कार्बन का है तो 3 कार्बन का ले लीजिए, तो 3 कार्बन का एल्कोहल है तो 3 कार्बन लगा के OH लगा लिया मैंने। बैलेंसी कंप्लीट करें तो CH3, इसकी 2 और 2 4, 2 और 2 4, ये आप सीख ही रहे होंगे। एरो पर फिर से वही आएगा, तो मैंने देखिए फिर से ये लहरा दिया है, आपने नहीं लहराना है ऐसे, आपने बार बार ये लिखना है। मैं पहले लेक्चर में देखिए कहता रहा हूँ, जिसने भी वो लेक्चर देखा होगा तो वो कह रहे होंगे कि भैया जो है बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं, तो मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिएक्शन को लिखेंगे, उनकी नेमिंग लिखेंगे, जो अभिकारक हैं, जो रिएक्टेंट हैं, और जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं उनके नाम लिखेंगे, कैटलिस्ट को बार बार लिखेंगे, जैसा मैं बोलता हूँ रिएक्शन लिखते टाइम ऐसा ही बोलेंगे, तो आपको बहुत इतनी अच्छी कमांड हो जाएगी कि ऑर्गेनिक आपको इतना ईजी सब्जेक्ट लगने लगेगा, इससे ईजी कुछ नहीं होगा। तो देखिए ये हमने 3 कार्बन का अल्कोहल लिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 160 to 170 लगाया, फिर से वही वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होना है, जल का अणु निकलना है, तो ये OH नियरेस्ट H के साथ, माने जिस कार्बन से OH गया उस कार्बन के नियरेस्ट कार्बन के पास से H जाएगा, तो यहां से चले जाएगा। अब ये नहीं यहां से जाएगा, भाई मैं क्या कह रहा हूं, जिस कार्बन के पास से OH गया उसी कार्बन के नजदीकी, ठीक नजदीकी कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, तो ये OH इस H के साथ गया, H2O, क्या बच रहा है देखिए ध्यान से, CH3, यहाँ बच रहा है CH। अब इसकी एक वैलेंसी कम हुई, इस कार्बन की वैलेंसी कम हुई, क्योंकि इसका OH गया, इसका H गया, तो इनके बीच में एक बॉन्ड पहले से था और एक इंक्रीज हो जाएगा, और ये हो गया CH2 और प्लस H2। इसका IUPAC नेम आप लिख लेंगे, प्रोपेन 1-ol, ये क्या है आपका प्रोपीन या प्रोप-1-ene, जब मिलाकर लिखें तो प्रोपीन, ठीक। इससे अगर बड़ा एल्कोहल और लेना चाहें, माने बड़ी एल्कीन बनाना चाहें, तो इससे बड़ा एल्कोहल लेना पड़ेगा आपको, तो 4 कार्बन का एल्कोहल ले लेते हैं। चलिए साहब, एरो पर फिर वही कंसंट्रेटेड H2SO4 160 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड, बैलेंसी कंप्लीट करें तो ये देखिए इस कार्बन की 2 हो रही है, 2 वैलेंसी कम है, माने 2 हाइड्रोजन, इसकी 2 हो रही है, 2 हाइड्रोजन, ये तो ये कौन है, ब्यूटेन 1-ol है, ब्यूटेन 1-ol। अब आपको समझ आ रहा होगा कि IUPAC सीखने का क्या फायदा है। तो ये ब्यूटेन 1-ol है। इस पर जब आप सांद्र H2SO4 लगा रहे हैं तो देखिए ये OH जिस कार्बन के पास से OH गया उसके निकटवर्ती नजदीकी कार्बन से हाइड्रोजन चले गया, ये चले गया भाई OH के साथ H2, तो क्या बचा है CH3 CH2 CH3 CH2, आगे गए ये CH हो जाएगा, ठीक है ना, और ये CH2 है ही, क्योंकि इसका तो OH चला गया।
अब इसकी एक वैलेंसी कम हुई, इसकी एक वैलेंसी हुई, तो जहां एक एक वैलेंसी कम हुई उन्हीं के बीच एक बॉन्ड पड़ जाना। अगर दो दो वैलेंसी कम होती तो दो बॉन्ड बढ़ते, तो वहां ट्रिपल होता, वो हम एल्काइन में देखेंगे। +H2, तो क्या नेम हो गया इसका, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 1 पर ही डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 1 इनो। इसके बाद देखिए 4 कार्बन का एल्कीन बना है, हम 4 कार्बन का ही एल्कीन बनाते हैं, लेकिन अब की बार अल्कोहल हमने 1 डिग्री लिया था, स्ट्रेट चेन में था। 1 डिग्री कैसे है ये मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया था, नहीं तो जब हम अल्कोहल या हेलोअल्केन वगैरह पढ़ेंगे वहां में आपको डिग्री के आधार पर, जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे अल्कोहल का वर्गीकरण पढ़ेंगे ना डिग्री के आधार पर, तब वहां जानेंगे। वैसे मैं बता देता हूं, देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा है, OH नहीं कोई भी ग्रुप हो जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास चेक किए जाते हैं कितने कार्बन है, तो डायरेक्ट कार्बन जितने उससे होते हैं उतना उसका डिग्री होता है। तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस पर 1 कार्बन है तो ये 1 डिग्री है। यहाँ भी देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस पर 1 ही कार्बन है तो ये 1 डिग्री है, लेकिन ये तो अल्कोहल 1 डिग्री थे तो एल्कीन बन रही है। लेकिन अगर अल्कोहल 2 डिग्री हो, 2 डिग्री कैसे, मान लीजिए आप 4 ही कार्बन का अल्कोहल 4 कार्बन लगाएं, लेकिन इस बार अल्कोहल OH ग्रुप बीच में कहीं लगाएं, किसी सिरे पर न लगाकर, एंड पर न लगाकर कहीं बीच में लगाएं। बैलेंस कंप्लीट कीजिए, CH3 2 और 2 4, 3 और 1 4, 1 और 3 4, एरो पर फिर वही SN4 160 से 170 160 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो इस देखिए ये अल्कोहल कौन सा होगा, अब आप काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, तो ब्यूटेन 2 है ये, ब्यूटेन 2। ठीक, तो इसका जब डिहाइड्रेशन होगा, निर्जलीकरण होगा, तो अल्कोहल तो ये रहा OH को चाहिए H। अब देखिए यहां पर क्या सिचुएशन होगी, OH जिस कार्बन से कनेक्ट होता है तो उसके नियरेस्ट नजदीक वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाता है, माने इस OH को H कहां से जाता है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके नजदीकी कार्बन जो है वहां से H जाएगा। तो अब नजदीकी कार्बन पहले की कंडीशन में क्या था, कोई एक ही था भाई, OH जिस कार्बन से जुड़ा था उसके नजदीकी ही कार्बन था, OH जिस कार्बन से जुड़ा था उसके नजदीकी कार्बन ही था, OH जिस कार्बन से जुड़ा था उसके नजदीकी कार्बन एक ही था। लेकिन ये पहली बार ऐसी कंडीशन आई है कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास 2 कार्बन है, एक कार्बन तो है आपका ये और एक है ये, तो इनमें भी कौन से वाले से जाएगा हाइड्रोजन, तो देखिए इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, तो जिस पर कम हाइड्रोजन होते हैं वहां से जाता है, तो यहां से जाएगा। अब ये कौन सा रूल है, देखिए एक्चुअल में एक रूल है सेट-जेफ रूल, उस सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग ये बात बताई जाती है कि हाइड्रोजन परमाणु वहां से जाएगा। मैं अगर कभी ऐसी कंडीशन बन जाए कि जिस OH से OH को H उस कार्बन से मिले जहां पर कम हाइड्रोजन है, तो ऐसी कंडीशन कब बनेगी, जब OH ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिस पर एक से ज्यादा कार्बन कनेक्ट है, माने ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसपे एक से ज्यादा कार्बन कनेक्ट है, तो फिर उस वाले कार्बन से जाता है जहां पर कम हाइड्रोजन होते हैं। इस नियम को हम सेट-जेफ नियम कहते हैं। एक्चुअल में ये नियम अल्कोहल को लेकर तो नहीं था, हेलोअल्केन को लेकर था। जब हेलोअल्केन की क्रिया अल्कोहलिक कास्टिक पोटाश से कराई जाती है, जो कि इसके बाद वाली विधि, जस्ट जो दूसरा मेथड है एल्कीन बनाने का वो यही है, तो उसी समय में सेट-जेफ नियम ठीक से बता के आपको लिखाऊंगा भी। फिलहाल यहाँ भी आपको समझ आ रहा होगा कि जब OH को H चाहिए और OH के पास वाला जो कार्बन है, मतलब OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास एक से ज्यादा कार्बन है, और अगर एक से ज्यादा कार्बन है तो फिर उस कार्बन से जाएगा जिस पर मिनिमम हाइड्रोजन है, कम हाइड्रोजन है। तो OH जब H के साथ जाएगा यहां से तो H2O बनाएगा, तो देखिए क्या बनाए, CH3, ठीक है, ये CH हो जा रहा है, आगे CH लगा ही है सिंगल बॉन्ड से, लेकिन इस कार्बन की वैलेंसी इधर से कम हुई, इस कार्बन की हाइड्रोजन वाली वैलेंसी कम हुई, तो एक बॉन्ड एक वैलेंसी कम हुई तो एक बॉन्ड इंक्रीज होगा, तो डबल हो जाएगा क्योंकि एक पहले से, और आगे CH से कौन लगा है, CH3 प्लस H2। अब जो एल्कीन बना है वो क्या बना है, देखिए 4 ही कार्बन है, लेकिन 1 2 3 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो माने 2 पर, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ब्यूट टूइन, इस टाइप से। तो यहां पर देखिए यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी इन रिएक्शन में, क्योंकि OH जिस कार्बन से कनेक्ट है उसके नजदीकी वाला नियरेस्ट वाला कार्बन कोई एक है, तो वहीं से H जा रहा है, OH को H मिल रहा है, एल्कीन बन जा रहा है, क्योंकि उन दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी कम हो रही है, तो एक बॉन्ड इंक्रीज हो रहा है, एक पहले से है तो डबल बॉन्ड बन जा रहा है। लेकिन जब कंडीशन इस टाइप की आएगी कि OH ऐसे कार्बन से कनेक्ट होगा जो एक से ज्यादा कार्बन से जुड़ा होगा, तो फिर उस OH को H वहां से देंगे, उस नियरेस्ट नजदीकी कार्बन से देंगे जिस पर कम हाइड्रोजन होंगे। और अगर सेम हो
दोनों पर सेम हो तो फिर कहीं से भी निकालेंगे, वो कंडीशन भी लिखूंगा। पहले आप इन रिएक्शंस को अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। अभी इसी मेथड में और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उनको हम पढ़ेंगे। एल्कीन ही बन रहे हैं तो एल्कीन बनाने का ही ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन चल रहा है। तो देखते हैं एल्कोहलों के निर्जलीकरण में कुछ और डिफरेंट कंडीशन में एल्कीन कैसे बनता है। सपोज कीजिए 3 ही कार्बन हो, जैसे कि अभी मैंने 3 कार्बन के अल्कोहल से प्रोपीन बनाकर आपको दिखाया था। 3 कार्बन हो, लेकिन अब मैंने OH पहले किसी एंड पर सिरे पर लगा लिया था यहाँ, लेकिन अब हम बीच में लगाते हैं। देखिए ये OH बैलेंस ही कंप्लीट करें तो CH3 2 और 1 3 और 1 4, 1 और 3 4। कंसंट्रेट H2SO4 माने सांद्र H2SO4 हमने लिया। टेम्परेचर फिर वही 160 डिग्री सेंटीग्रेड से 170 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस कंडीशन में अल्कोहल से जल निकलना है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होना है। तो ये रहा OH। अब देखिए OH जिस कार्बन से कनेक्ट है उसके पास 2 कार्बन है, माने एक से ज्यादा कार्बन है। तो फिर कौन से वाले कार्बन से जाएगा, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि OH जिस कार्बन से कनेक्ट है उसके नजदीकी वाले कार्बन से जाएगा, नियरेस्ट कार्बन से जाएगा। तो आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर 3H है और इस पर भी 3H है, तो दोनों तरफ सेम कंडीशन है तो कहीं से भी जाएगा। नहीं तो अगर एक पर कम हाइड्रोजन होते, एक पर ज्यादा हाइड्रोजन होते तो कम वाले से जाता, जो कि मैं भी इससे पहले वाली रिएक्शन में आपको बताया। तो चलिए यहीं से निकाल देते हैं। तो ये बचा CH2, आगे सिंगल बॉन्ड के साथ CH और CH3 है, लेकिन इस कार्बन की वैलेंसी कम हुई, इस कार्बन की वैलेंसी कम हुई, तो इसलिए एक बॉन्ड इंक्रीज होगा, माने डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये ब्यूट 1 बनेगा फिर से। तो अगर हम इस OH को यहाँ ले लें या बीच में ले रहे हैं तो 1 उधर प्रोडक्ट ब्यूट 1 ही रहा है, और ये कौन सा अल्कोहल है, प्रोपेन 2 ओल है, क्योंकि 1 2 3 2 पर ओल है। ठीक, ऐसे ही कोई एक और बड़ा अल्कोहल लिख लेते हैं। सपोज कीजिए, और ये अल्कोहल देखिए 2 डिग्री का है, क्योंकि OH जिस कार्बन से कनेक्ट है वो डायरेक्ट कितने कार्बन से कनेक्ट है, 2, तो 2 कार्बन से कनेक्ट है तो 2 डिग्री है। इससे पहले वाला अल्कोहल भी 2 डिग्री था जो ब्यूटेन 2 ओल था। सपोज कीजिए ये यहाँ OH और यहाँ भी इस बार कार्बन, तो बैलेंस कंप्लीट करें CH3, ये CH3 और ये CH3, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। क्यों है 3 डिग्री अल्कोहल भाई, क्योंकि OH जिस कार्बन से कनेक्ट है वो 3 कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट है। तो ग्रुप से जुड़ा कार्बन जितने कार्बन से कनेक्ट होता है उतना ही वो डिग्री होती है उसकी। तो ये 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री अल्कोहल है। और 3 डिग्री अल्कोहल के नेमिंग में मैंने आपसे कहा भी था कि टर्सरी वर्ड यूज करते हैं, तो टर्सरी। और ये टोटल कार्बन 4 हो रहे हैं, तो ब्यूटाइल या ब्यूटिल और अल्कोहल। IUPAC नेम लिखेंगे तो 1 2 3 2 मिथाइल 2 मैथिल प्रोपेन 2 ओल। ठीक, अब जैसे ये है, अगर इसका कॉमन नेम लिखें तो ये 2 डिग्री हो रहा है, तो 2 डिग्री वाले को क्या कहते थे, आइसो। तो ये आइसो भी है। अगर मैं यहाँ पर इसका नेम लिखूं तो ये है आइसो। 3 कार्बन है टोटल, तो प्रोपिल, और बाकी अल्कोहल तो ये है ही आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक, चलिए इस पर आते हैं। तो इस पर भी हमने वही सांद्र H2SO4 और 160-170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कराया। तो ये जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, मतलब अल्कोहल है, ये OH जो है, इसको H चाहिए। तो OH जिस कार्बन से कनेक्ट है उसके नजदीकी कार्बन देखिए, ये है, ये है, ये है, एक से ज्यादा है, तो चेक करना पड़ेगा किसी पर कम हाइड्रोजन है क्या, क्योंकि जिस पर कम हाइड्रोजन है वहीं से OH को H मिलेगा। लेकिन यहाँ देखिए 3H है, यहाँ 3H है, यहाँ 3H है, तो सब जगह 3H है, तो कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। तो मैं स्टार्टिंग से निकाल देता हूँ। तो ये बचा CH2, बॉन्ड सिंगल के साथ C है, नीचे CH3, सामने CH3 प्लस H2 है ही, जैसे इसमें प्लस H2 रह गया था। अब आप देखिए इस कार्बन की वैलेंसी कम हुई, इस कार्बन की वैलेंसी कम हुई, तो एक वैलेंसी और यहाँ पर इंक्रीज होगी, तो डबल बॉन्ड। बाकी इस एल्कीन का आप IUPAC नेम लिख ही लेंगे। देखिए कैसे 1 2 3, तो 2 पर मैथिल, IUPAC मैंने आपको ठीक से बताया, ये 2 मैथिल, प्रोप 1 पर इन है, प्रोप 1 इन, 1 2 3, 1 2 में है तो 1 पर, प्रोप 1 इन। ठीक है ना। तो इस प्रकार से एल्कीन देखिए बन रही है। तो ये आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो एल्कीन बनाने का है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर मैं साथ में बताता चलूँ, देखिए ये 2 रिएक्शन और इससे पहले मैंने जो 3-4 रिएक्शन आपको एल्कीन बनाने की लिखी हैं, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नियम आया सेट-जेफ नियम, जो कि हम इसके बाद जो दूसरा मेथड पढ़ने वाले हैं एल्कीन बनाने का, उसमें हम उस नियम को लिख भी लेंगे। और उसी रिएक्शन के लिए मेनली वो बना था, लेकिन फिर बाद में ऐसी सारी कंडीशन में वो फॉलो होने लगा, लगने लगा। एक बात तो ये बतानी है। दूसरा मुझे ये बताना है, देखिए हमें IUPAC नेम तो आना ही चाहिए, साथ में कॉमन नेम, सिंपल नेम भी आने चाहिए, साधारण नाम भी हमें आने चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में रिएक्शन हो सकता है, देखिए आपसे पूछे आइसोप्रोपिल अल्कोहल का निर्जलीकरण कराया जाता है, मींस डिहाइड्रेशन ऑफ आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो मेरा कोई भी स्टूडेंट देखिए रिएक्शन में कभी नहीं फंसता। क्यों?
क्योंकि उसको आइसोप्रोपिल अल्कोहल बनाना आता है, उसको पता है प्रोपिल माने वो 3 कार्बन लगा लेगा, और उसको पता है कि आइसो माने 2 डिग्री, तो अल्कोहल माने वो 3 कार्बन ऐसे लगाएगा। उसको पता है आइसो आया होगा तब जब वो 2 डिग्री है, और 2 डिग्री होने के लिए ग्रुप को ऐसे कार्बन से जोड़ेंगे जो 2 कार्बन से कनेक्ट होगा, तो यहां लगा लेगा। और निर्जलीकरण कराने का उसने सीखा ही होगा। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जो ट्रिक्स है, जो मैं समझाने का मेरा मेथड है, वो यही है कि जब आप ये लिख लें तो उससे आगे कैसे पहुंचेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो इसको भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम दूसरे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दूसरी जो एल्कीन बनाने की विधि है उसकी बात करते हैं। तो देखिए एल्कीनों का जो बनाने का मेथड है, सेकंड मेथड, वो है हेलो एल्केनों के बीहाइड्रो हेलोजनीकरण द्वारा। इसको समझाने से पहले ये क्या लिखा है हेडिंग, अभी देखिए जो पहला वाला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वहां ये बात बताने से रह गई कि जो हम एल्कोहलों का निर्जलीकरण कर रहे थे, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पढ़े हैं एल्कीन बनाने के मेथड को, अगर हम निर्जलीकरण कंसंट्रेट एस्टोसोफोर 160 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड से करा रहे थे तो उसे हम एल्कीन बनाने का लैब मेथड भी कहते हैं, माने वो प्रयोगशाला विधि भी है, माने लैब में जो है एल्कीन इसी मेथड से बनाए जाते हैं, तो ये लैब मेथड भी हुआ। ठीक, जबकि अगर आपको अल्कोहल से जल निकालना हो, अल्कोहल से वाटर रिमूव करना ही हो, तो ये कैटालिस्ट है, तो प्रयोगशाला विधि होगी, लैब मेथड हो गया। लेकिन इसके अलावा एक कैटालिस्ट और है Al2O3 360 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो सेम रिजल्ट आएगा, बस कैटालिस्ट अगर ये है तो ये लगाएंगे तो वो लैब मेथड नहीं होता है। तो देखिए ये मैं आपको ट्रिक में तो लिखाऊंगा जब एल्कीन लास्ट होगा, तो ये थोड़ा बताने से रह गया तो मैंने इसको बता दिया। बात करते हैं हम अपने दूसरे मेथड हेलो एल्केनों के बी हाइड्रो हेलोजनीकरण की। देखिए एल्केनों का अगर हम बी हाइड्रो हेलोजनीकरण से क्या मतलब है, मैंने अभी आपको पहले लेक्चर में बताया भी था कि बी माने हिंदी में होता है निकलना, समझने के लिए कह रहा हूं, ऐसा कोई हिंदी में मतलब कोई अर्थ होता नहीं है, ऐसा मीनिंग। बी माने निकलना और उसके बाद जो आ रहा है उनका निकलना, तो हाइड्रो माने हाइड्रोजन और हेलोजनीकरण माने हेलोजन का। तो देखिए और हेलो एल्केनों से, तो हेलो एल्केनों का मेथड और माने हेलो एल्केनों से बन रहा है, हेलो एल्केनों का बी हाइड्रो हेलोजनीकरण हो रहा है, माने हेलो एल्केन में से हाइड्रोजन का निकलना और हेलोजन का निकलना। इसे इंग्लिश में हम बोल रहे हैं डी हाइड्रो हेलोजनेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो डी माने निकलना, जैसे हिंदी में बी माने निकलना है, ऐसे इंग्लिश में डी माने निकलना, और उसके बाद जो लिखा हो हाइड्रो माने हाइड्रोजन का, हेलोजनेशन माने हेलोजन का। तो हेलो एल्केन से आपने हाइड्रोजन और हेलोजन निकालना। तो देखिए इस मेथड को स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और ये आपको हेलो एल्केन में भी मिलेगा। हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज में, हेलो एल्केन के जब हम रासायनिक गुण पढ़ेंगे तब वहाँ इंपॉर्टेंट ये केमिकल प्रॉपर्टी वहाँ इसको हम पढ़ेंगे, जो हमारा इस साल का पहला चैप्टर है। तो यहाँ भी हम अच्छे से सीखते हैं इसको। तो देखिए क्या है इसमें, अब आपको पता है कि हेलो एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है वो RX, भाई RX है, तो हमने कोई हेलो एल्केन लेना है तो कितने कार्बन का लें, तो पहले से पता है कि एल्कीन एटलीस्ट 2 कार्बन की होती है, कम से कम 2 कार्बन की होती है, तो इसलिए हमें हेलो एल्केन भी कितने कार्बन का लेना पड़ेगा, कम से कम 2 कार्बन का। और वो कम से कम 2 कार्बन लगाए मैंने, और ये लगा लिया यहाँ पर Br। Cl भी ले सकते हैं लेकिन Br लेना चाहिए, क्योंकि Br की जो विद्युत ऋणात्मकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, वो ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा ना बहुत कम होती है, मिडिल में होती है, इसलिए तो हेलोजन के नाम पर मोस्टली आपको Br लेना चाहिए। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट करते हैं, तो 1 और 3 4, 2 और 2 4, ये है। तो इसका रिएक्शन किससे कराते हैं, तो मैं आज आपको एक और नया ऐसा अभिकारक बताता हूं, इससे आपका परिचय कराता हूं, बहुत अच्छे से इससे दोस्ती कर लीजिए। QH एल्कोहलिक कास्टिक पोटास, इसका नेम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है एथिल ब्रोमाइड, क्योंकि मिलाकर लिखे तो C2H5, क्योंकि कॉमन नेम लिख रहा है एथिल या इथाइल, जिसको आप बोलते हैं एथिल ब्रोमाइड है, ठीक। और ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये कास्टिक पोटास के नाम से क्या होता है, जब माने जो व्हाट हैपन व्हेन आपसे पूछे जाते हैं उसमें कास्टिक पोटास इसको बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। जब मैं आपको एल्केन की एक्सरसाइज बता रहा था तो वहां पर आया था QH एक्वस, वो जलीय QH था, उसका काम था OH छोड़ देना, KBr के साथ जाता था, OH आता था, माने अल्कोहल बनाता था। ये QH अल्कोहलिक है, तो मैंने वहां इसका जिक्र किया था कि ये आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ये एल्कीन बनाने का काम करता है, माने जनरली कहें तो ये बॉन्ड इंक्रीज करने का काम करता है। तो कैसे करता है वो देखेंगे आज आप। तो देखिए सीधी सी बात, ये जो QH अल्कोहलिक है, ये जो अल्कोहलिक है इसका मतलब है QH में एथेनॉल मिला होता है, इसलिए इसको अल्कोहलिक बोलते हैं। और जो QH एक्वस होता है उस QH में
वाटर मिला होता है, वाटर के साथ होता है। तो देखिए होता क्या है, KOH एक्वस हो कि एल्कोहलिक हो, पोटेशियम तो Br के साथ ही जाता है। तो इधर लिख देते हैं KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड इसका नेम है, अभी लिख देंगे। अब अगर ये होता है एक्वस तो OH यहाँ लग जाता, अल्कोहल बन जाता, एथिल अल्कोहल बन जाता, जो कि हमने पहले चैप्टर के एक्सरसाइज माने एल्केन के एक्सरसाइज में देखा। लेकिन अब ये अल्कोहलिक है, तो अल्कोहलिक के टाइम पर क्या होता है, ये जो OH होता है ना, इसको H चाहिए होता है। अब इसका जो रासायनिक कारण है, जो केमिकल इसका जो रीजन है, वो तो मैं आपको हेलोल्केन में बताऊंगा, वहां चैप्टर के एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। हेलोल्केन जब हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज हम सोल्व करेंगे, वहां इसका आंसर है कि जलीय KOH माने जो एक्वस KOH है वो तो OH रिप्लेस करता है, हेलोल्केन में OH को छोड़ता है, अल्कोहल बनता है। जबकि जो KOH अल्कोहलिक है वो एल्कीन बनाता है, ऐसा क्यों? तो फिलहाल तो हम ट्रिक के लिए पढ़ रहे हैं, तो KBr के साथ जाएगा, OH को दिलाएंगे H। तो जब इस कार्बन के पास से Br गया है तो फिर इस OH को H जो मिलेगा वो इस कार्बन से तो मिलेगा नहीं, क्योंकि इसने तो Br दे दिया। तो माने इसके नियरेस्ट वाले कार्बन से मिलेगा, नजदीक वाले, ठीक नजदीक वाले कार्बन से मिलेगा, तो जो कि ये है। तो जो डबल अंडरलाइन है इसका मतलब यहां से गया इसके साथ, तो OH को जब H मिलेगा तो ये बना H2। ठीक भाई, अब क्या देखिए यहां पर बचा CH2, यहां बचा CH2, तो एक सिंगल बॉन्ड तो पहले से ही है। अब इसकी एक वैलेंसी कम होगी, इसकी Br वाली वैलेंसी कम होगी, तो एक बॉन्ड इंक्रीज होगा, क्योंकि एक वैलेंसी कम हुई तो एक बॉन्ड इंक्रीज होगा, एक पहले से तो डबल हो जाएगा, मानी हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए एथीन बना। भाई अल्कोहल के निर्जलीकरण में क्या हो रहा था, कोई यहां पर तो था नहीं, सीधे वो जो OH होता था उसके नजदीक H से जाता था। अब क्या हो रहा है, Br K के साथ जा रहा है, OH को H मिल रहा है, तो हो तो वही रहा है। इस चीज इस यौगिक के पास से, इस कंपाउंड के पास से एक कार्बन से चीज जा रही है, एक दूसरे कार्बन से जा रही है, तो जिनके पास से जा रही है वही बॉन्ड इंक्रीज हो जा रहा है, बस इतना ही तो है। तो ये आपका एथीन या एथिलीन हो गया, ये पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया। देखिए मैं एक एक बार तो सब नाम लिख दे रहा हूं, आपने जब कॉपी पर नोट करना है तो ये नाम बार बार लिखने हैं, वो जल है। और मैंने पहले लेक्चर में कहा था कि वो टेबल भी बनानी है, जो भी नया आपको कंपाउंड लगता है, यौगिक लगता है, उसका स्ट्रक्चर, उसका फॉर्मूला और उसका नाम जरूर लिखना है। और रिएक्शन नोट करते टाइम इनके नेमिंग, रिएक्टेंट माने अभिकारक और प्रोडक्ट की नेमिंग जरूर लिखनी है, चाहे कोई एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो। ठीक, तो ये देखिए एथिलीन बन गया। अब हमें और बड़ी एल्कीन बनानी है, मान लीजिए इस मेथड से, तो हम बड़ा हेलोल्केन लेंगे। तो अब ले लेते हैं 3 कार्बन का, भाई ये ले लिया, बैलेंसी कंप्लीट कीजिए। ये क्या है, नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड। क्यों है ये नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड, क्योंकि ये 1 डिग्री में है। Br जिस कार्बन से कनेक्ट है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से तो कनेक्ट है ना, तो 1 डिग्री हुआ और 1 डिग्री हुआ तो नॉर्मल बॉन्ड लगाएंगे। रिएक्शन आप KH अल्कोहलिक से कराएंगे, अल्कोहलिक कास्टिक पोटास से। एग्जाम में ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट हैपन व्हेन में क्या होता है जब में नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड का रिएक्शन KH अल्कोहलिक से होता है, या नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक कास्टिक पोटास से होता है। तो नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड लिख लो, अल्कोहलिक कास्टिक पोटास लिख लो, ये तो तुम्हें क्वेश्चन में दे रहा है ना। फिर आगे रिएक्शन कैसे होगा वो मेरा काम है बताना ट्रिक से। क्या भाई, KBr के साथ जाएगा और OH को क्या दिलाने वाले हैं हम, H। तो जिस कार्बन के पास से Br गया उसके नियरेस्ट कार्बन से दिलाएंगे ना। तो ये जो K है इस Br के साथ, ये जो OH है इस कार्बन, जिस कार्बन से Br गया उसके नियरेस्ट, उसके नजदीकी कार्बन से, तो नजदीकी कार्बन के पास से हाइड्रोजन जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से गया तो ये CH बचा, ये CH2 बचा, और इनके बीच एक बॉन्ड इंक्रीज होकर डबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से Br गया और यहाँ से हाइड्रोजन, एक वैलेंसी कम हुई है, तो ये हो रहा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr और प्लस H2। तो ये पोटेशियम ब्रोमाइड और जल, और ये क्या है, ये prop 1 इन है, क्योंकि 1 2 3, ठीक है ना। ऐसे इसके बाद हम अगर इस 3 कार्बन का ही रहने दें, लेकिन नॉर्मल ना रख के इसको आइसो बनाए। आइसो कैसे, देखिए आपने 3 कार्बन लगाए, लेकिन Br को इस बार ऐसे लगाया। वैलेंसी कंप्लीट करें तो 3 वैलेंसी कम है माने 3 हाइड्रोजन, इसकी 3 है, 1 वैलेंसी कम है माने 1 हाइड्रोजन, 1 है तो 3 वैलेंसी कम है तो 3 हाइड्रोजन। ठीक, रिएक्शन फिर आपने वही KH अल्कोहलिक से कराया। तो देखिए क्या होगा भाई, पोटेशियम तो ब्रोमीन को लेके उड़ेगा KBr के साथ, OH को H कहां से लाएंगे, OH माने जिस कार्बन के पास से Br चला गया उसके नजदीकी कार्बन से। तो अब नजदीकी कार्बन इसके एक से ज्यादा है, माने ये भी नजदीकी कार्बन है, ये भी नजदीकी कार्बन है। तो यहां देखिए इस पर भी 3 हाइड्रोजन है, इस पर भी 3 हाइड्रोजन है, तो अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं।
कहीं से भी निकाल सकते हैं, तो यहीं से निकाल देते हैं। तो ये CS2, ये CH, ये CS3, लेकिन इनके बीच में एक बॉन्ड इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि इसकी वैलेंसी कम होगी, यहाँ से इस कार्बन की वैलेंसी कम होगी Br वाली। तो ये हो गया CS2 डबल बॉन्ड CS3 प्लस KBr प्लस H2O। ये पोटेशियम ब्रोमाइड वो जल है, तो ये फिर से वही प्रॉप बनी नहीं बन रहा है भाई, क्योंकि इधर से काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3, माने सेम प्रोडक्ट आ रहा है। अगर नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड है और इसका नेम क्या है इस समय, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, क्योंकि ये 2 डिग्री है, क्योंकि Br जिस कार्बन से कनेक्ट है वो 2 कार्बन से कनेक्ट है डायरेक्टली। 2 डिग्री और 2 डिग्री में कॉमन नेम लिखते समय आइसो वर्ड यूज करते हैं, तो आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। IUPAC नेम क्या होता है, 1 2 3 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 ब्रोमो प्रोपेन का रिएक्शन KH अल्कोहलिक से कराइए, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन लिखेंगे KH अल्कोहलिक से, कैसे वो मैंने बताया। या आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड का रिएक्शन लिखिए KH अल्कोहलिक के साथ, तो KBr के साथ OH को नियरेस्ट कार्बन से H दिला देंगे। तो ये सब चीजें 3 कार्बन में टर्सरी पॉसिबल नहीं है, 3 डिग्री पॉसिबल नहीं है, उसके लिए 4 कार्बन होने चाहिए। तो पहले आप इन रिएक्शन को नोट कीजिए। यहाँ तो अभी कोई नियम लगा नहीं है, कोई रूल की जरूरत पड़ नहीं रही, क्योंकि हमें कंफर्म हो रहा है कि H कहाँ से जाएगा। लेकिन इसके बाद हम कुछ रिएक्शन एल्कीन बनाने की इसी मेथड से देखते हैं, जहां पर सेट जेफ रूल की जरूरत पड़ने वाली है हमें, जो कि मैं अभी जिक्र भी कर रहा था। तो आप पहले इनको अपनी कॉपी पर नोट कर लें। तो देखते हैं 4 कार्बन का हेलोल्केन। हमने पहले एक सिरे पर लगाया Br, CS3 2 वैलेंसी कम है तो 2 हाइड्रोजन, 2 कम है 2 हाइड्रोजन, 2 कम है 2 हाइड्रोजन, ठीक है, हो गया। Br की वैलेंसी एक होती है, वो है कनेक्ट। तो आप रिएक्शन करा रहे हैं KH अल्कोहलिक के साथ, ये देखिए। तब आप देखेंगे K तो जा रहा है Br के साथ, और OH को दिलाएंगे H, क्योंकि OH की खुराक H है, और वो खुराक कहां से पूरी होगी, उसकी डोज जिस कार्बन के पास से Br गया उसके नजदीकी कार्बन से, तो यहां से, और कोई एक ही कार्बन है ना ये, इसके नजदीकी तो यही है, तो फिर तो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं, यहाँ से चले जाएगा। तो क्या बच रहा है, CS3 CS2, यहाँ पर CH हो रहा है, और यहाँ से कम है, यहाँ से वैलेंसी कम है, तो इन्हीं के बीच, जिनके बीच वैलेंसी कम हो रही है वहीं पर आप बॉन्ड इंक्रीज करेंगे, तो KBr प्लस H2। तो ये ब्यूट वनीन है, अभी मैंने पहले भी नेम लिखा था, आपको नोट करना है तो बार बार नेम लिखना है। मैंने बोला ना, मैं इनके नेम नहीं लिख रहा हूँ। अब देखिए ये क्या है, ये 1 डिग्री है, क्योंकि Br जिस कार्बन से कनेक्ट है वो डायरेक्ट एक ही कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए एक ही कार्बन से तो 1 डिग्री, तो 1 डिग्री को नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल, और कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ब्यूटिल क्लोराइड। तो ऐसा रिएक्शन पूछा जा सकता है, नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड की रिएक्शन अल्कोहलिक कास्टिक पोटास से होती है। फिर आप ये लिख लेंगे, ये साइड तो वो दे ही रहा है, फिर आप कंप्लीट कर सकते हैं रिएक्शन। अब सपोज कीजिए यही 4 कार्बन अगर ऐसे लिखे हों, ये ध्यान दीजिए, और आप KH अल्कोहलिक से रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक। तो यहां पर क्या हो रहा है कि K तो Br के साथ जा रहा है, इस OH को जब हम H दिला रहे हैं तो Br जिस कार्बन से कनेक्ट है वो एक से ज्यादा कार्बन से कनेक्ट है, माने इधर भी कनेक्ट है इधर भी कनेक्ट है। अब यहाँ पर क्या है कि इस पर 2H है और इस पर 3H है, तो इसके लिए सेट जेफ रूल आया था। सेट जेफ रूल ये कहता है जब 2 डिग्री और 3 डिग्री हेलोल्केन हो, उस कंडीशन में KH अल्कोहलिक से रिएक्शन हो रही हो, तो इस हाइड्रोक्सी OH को, OH समूह को, OH ग्रुप को H वहां से दिलाते हैं, मतलब Br से कनेक्ट उस निकटवर्ती कार्बन से दिलाते हैं जहां पर मिनिमम हाइड्रोजन होते हैं, कम हाइड्रोजन होते हैं, न्यूनतम हाइड्रोजन होते हैं। तो इस पर 2 है, उस पर 3 है, तो इस पर कम है, तो यहां से दिलाएंगे। तो CS3 क्या बनेगा, देखिए CS3, ये CH हो जाएगा, बॉन्ड डबल होगा इन दोनों के बीच, क्योंकि यहां से Br गया, यहां से H गया, CH आगे CS3 प्लस KBr और प्लस H2। तो अब ये ब्यूटवीन है, इसका नेम क्या है, 1 2 3 4, तो 2 3 में है तो 2 पर, और 4 कार्बन है तो ब्यूटवीन। ये क्या है भाई, अब आप देखेंगे ध्यान से, तो Br जिस कार्बन से कनेक्ट है वो 2 कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट है, तो 2 कार्बन से है तो 2 डिग्री, और 2 डिग्री को क्या बोलते हैं हम, आइसो। तो आइसो, बाकी टोटल कार्बन 4 है तो ब्यूटाइल या ब्यूटिल, और बाकी ब्रोमाइड लगा है तो आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसका नेम पहले आ चुका है, उसका मैंने बता ही दिया, पोटेशियम ब्रोमाइड भी पहले आ चुका है, ठीक है। अब इन्हीं 4 कार्बन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए
यहाँ Br कनेक्ट करें, CH3 लेकिन अब ये 3 डिग्री में है क्योंकि Br जिस कार्बन से कनेक्ट है वो डायरेक्ट 3 कार्बन से कनेक्ट है, तो 3 डिग्री हुआ, और 3 डिग्री हुआ तो 3 डिग्री वाले को क्या बोलते थे, टर्सरी, और टर्सरी का हम लिख देंगे T, टर्सरी है न्यू, तो टर्सरी, बाकी कार्बन तो 4 ही हैं, ब्यूटिल ब्रोमाइड। और अगर इसका रिएक्शन आपको KH अल्कोहलिक से कराना पड़े तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है भाई, वहां अल्कोहल था, यहाँ ब्रोमीन है, बस KBr के साथ जा रहा है। इस OH को H कहां से जाएगा, Br जिस कार्बन से गया है उसके निकट चेक करिए, नियरेस्ट चेक करिए कितने कार्बन है, तो एक से ज्यादा है, ये है, ये है, ये है। अब इनमें देखिए किस पर हाइड्रोजन कम है, तो देखेंगे यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं से भी जा सकता है। अगर किसी वजह से यहाँ कम होते तो यहीं से जाता, फिर ये सेडजेफ रूल है। इसको मैं लिखाऊंगा आपको हेलो एल्केन वाले चैप्टर में, जो सेडजेफ नियम है उसकी थ्योरी जो है वहीं लिखाऊंगा, समझा मैंने आपको दिया है। तो देखिए यहीं से हम H निकाल देते हैं, तो ये क्या बचा, CH2 बचा है, और इस कार्बन के पास से Br गया, यहाँ से H गया, तो बॉन्ड इनके बीच इंक्रीज होना है, तो CH2 डबल बॉन्ड CCH3, और यहाँ पर CH3। देखिए सीधे सी बात है, वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, 2 और 1 3 और 1 4, बिल्कुल ओके आएगी रिएक्शन, KBr प्लस H2, ये पोटेशियम ब्रोमाइड है। बाकी इसका नेम क्या है, 1 2 3 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, ठीक है ना, 1 2 3 2 पर मिथाइल, और 1 और 2 में इन है, तो 1 पर है, तो बाकी 3 कार्बन है टोटल जिनको नंबर मिले हैं, तो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। IPSC मैंने बहुत अच्छे से सिखाई है। देखिए जो इस चैनल पर केवल यही वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है, तो मेरा आपसे ये निवेदन है, ये रिक्वेस्ट है कि आप स्टार्टिंग से देखते हुए आइए ऑर्गेनिक को, क्योंकि ऑर्गेनिक बीच में से समझ में नहीं आता है, कार्बनिक रसायन, ठीक है ना, तभी आपको मेरी ये बातें समझ में आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी ऐसे समझ में। और IPSC का तो आना बहुत जरूरी है रिएक्शन सीखने के लिए। तो यहाँ पर ये दूसरा जो मेथड है एल्कीन बनाने का कंप्लीट हो जाता है। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी रिएक्टेंट हैं, अभिकारक हैं, और जो रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट उत्पाद हैं, उनके नेमिंग लिखनी है। जो एक से ज्यादा बार आ रहे हैं ये नहीं सोच के छोड़ना, जैसे मैं छोड़ दे रहा हूँ कि नेम नहीं लिख रहा हूँ, आपने बार बार इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटास, पोटेशियम ब्रोमाइड, और जो एल्कीन बन रही है उनको लिखना है। दूसरा आपने ये ध्यान रखना है, जैसे मैं यहाँ पर जो रिएक्शन लिख देता हूँ, एक और बढ़ा के आपने रिएक्शन नोट करनी है। माने जैसे मैंने 4 कार्बन तक लिखा, 5 कार्बन का हेलो एल्केन लिख के KH अल्कोहलिक से रिएक्शन कराइए। इससे पहले वाले मेथड में मैंने अल्कोहल, अगर 4 कार्बन के अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराया, निर्जलीकरण कराया, आप 5 कार्बन 6 कार्बन के अल्कोहल तक का निर्जलीकरण कराइए, डिहाइड्रेशन करा के देखिए, तो और बड़ी एल्कीन बनेगी। तो कहीं कोई कंफ्यूजन डाउट है तो कमेंट के माध्यम से मेरे से डिस्कस कीजिए। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम जो सेडजेफ नियम आया था, हाँ ये भी बता दूं, अभी मैंने कहा भी था, उसको जब मैं हेलो एल्केन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां लिखा दूंगा सेडजेफ नियम को, ठीक है ना। इसके बाद हम थर्ड मेथड की बात करेंगे एल्कीन बनाने। तो देखिए तीसरा ये जो मेथड है, ये एल्काइन से हम एल्कीन को बनाएंगे। तो ये एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी हमें पढ़ने को मिलेगा। तो देखिए आपको पता ही है कि एल्काइन जो है वो कम से कम 2 कार्बन की होती है, क्योंकि एल्काइन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होना, और एल्कीन भी हमारी 2 कार्बन की होती है। तो एल्काइन हमें कम से कम 2 कार्बन का लेना होगा ही, और होता ही है। 1 कार्बन का तो कोई एल्काइन पॉसिबल है नहीं। इसकी वैलेंसी कंप्लीट करें, 3 और 1 4, 3 और 1 4, ठीक। तो देखिए यहाँ पर इसका रिएक्शन हमने हाइड्रोजन से कराना होता है, लेकिन हम निकल कैटालिस्ट में नहीं करा सकते, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि हाइड्रोजन जब भी रिएक्ट करेगा केमिस्ट्री में हम निकल कैटालिस्ट लेंगे। लेकिन अगर हम निकल कैटालिस्ट ले लेते हैं तो फिर ये रिएक्शन सिंगल बॉन्ड तक जाएगा। मानिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आएंगे, और बॉन्ड सिंगल होगा। लेकिन हमने रिएक्शन डबल बॉन्ड पर रुकाना है, तो केवल हाइड्रोजनेशन वाला रिएक्शन डबल बॉन्ड पर रुकेगा, वरना सारे रिएक्शन ट्रिपल बॉन्ड के सिंगल पर ही जाते हैं जब तक बॉन्ड सिंगल ना हो जाए। तो हाइड्रोजन की रिएक्शन जब हम इससे कराएं ट्रिपल बॉन्ड वाले से, एल्काइन से, और हमें एल्कीन तक पहुंचना हो, डबल बॉन्ड ही केवल बनाना हो, तब कैटालिस्ट लेंगे आप। स्पेशली हाइड्रोजन के लिए कैटालिस्ट है PdCaCO3। ये पैलेडियम धातु है, और कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे, साथ में CH3COO का होल ट्वाइस Pb। अब देखिए इसका नेम क्या है भाई, CH3COO को मैंने कहा था एसीटेट कहते हैं, बाकी ये लेड है। देखिए ये Pd है, पैलेडियम है, ये लेड है। ये ऐसा मत सोचना कि मैंने गलत लिख दिया ऐसे, भाई ये D है, ये B है, ये पैलेडियम, ये लेड, तो लेड एसीटेट हुआ। इस पूरे कैटलिस्ट को मिलाकर बोला जाता है लिंडलॉर रिएजेंट, लिंडलॉर उत्प्रेरक या अभिकर्मक।
इसका काम केवल ये है कि इस हाइड्रोजन की रिएक्शन को डबल बॉन्ड पर रोक देना। तो अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड की या डबल बॉन्ड की रिएक्शन ऐसी ही होती है कि चीजें इनमें जुड़ती हैं, क्योंकि ये एडिशन रिएक्शन देते हैं, योग अभिक्रियाएं देते हैं। तो होगा क्या, H2 है तो H2 के दो पोर्शन हुए H और H, और दोनों पोर्शन सेम है। तो एक इस वाले कार्बन को, एक इस वाले कार्बन को। तो इसको जब H मिलेगा तो ये हो जाएगा CH2, इसको जब H मिलेगा तो ये हो जाएगा CH2। तो एक बॉन्ड कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इनको एक एक बैलेंसी बढ़ रही है। अभी हम देख रहे थे एक एक बैलेंसी कम हो रही थी तो एक बॉन्ड बढ़ रहा था, अब एक एक बैलेंसी बढ़ रही है तो एक बॉन्ड बीच का कम हो जाएगा, तो इसलिए बॉन्ड अब क्या रह जाएगा, डबल। और यही क्या बनेगा, तो इसका तो कॉमन नेम होता है एसिटिलीन, वैसे इसका जो IUPAC नाम है वो एथाइन है। और ये आप समझ ही रहे हैं जो चल रहा है, एथीन या एथिलीन है। ठीक, अगर आप किसी बड़े एल्काइन को लें, माने 3 कार्बन के एल्काइन को लें, लीजिए साहब ये ले लिया हमने, बैलेंस कंप्लीट कराया तो 1 और 3 4, इसकी 3 और 1 4, इसकी 3 और 1 4 प्लस H2, एरो पर फिर वही बड़ा कैटलिस्ट PDCaCO3 CH3COPB। तो ये देखिए ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को चेक कीजिए, ये है और ये है, तो मिलेगा ट्रिपल बॉन्डेड, क्योंकि मैंने कहा जिस भी कंपाउंड में, जिस यौगिक में जो फंक्शनल ग्रुप होता है, जो क्रियात्मक समूह होता है, रिएक्शन तो वही होता है ना। तो इस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर ही रिएक्शन होगा। तो एक हाइड्रोजन इस वाले को और एक इसको, तो ये CH हो गया, ये CH2 हो गया। और जब एक वैलेंसी बढ़ रही है तो इसलिए एक बॉन्ड कम कर देंगे, तो ये हो गया CH3 CH2 सॉरी CH और डबल बॉन्ड CH2। तो ये प्रोपाइन है, प्रोप 1 आइन है क्योंकि 1 पर ट्रिपल है, और ये प्रोप 1 इन हो गया। तो आप देखेंगे ध्यान से, एल्काइन से एल्कीन बन रहा है। और बड़े एल्काइन लेकर आप अपनी कॉपी पर जब नोट करेंगे तो और बड़े एल्काइन माने भाई 4 कार्बन का एल्काइन लें, H2 कराएं, ये कैटलिस्ट लिखें और 4 कार्बन के एल्कीन लिखें, ब्यूट 1 इन। ट्रिपल बॉन्ड यदि बीच में होगा, ब्यूट 2 आइन होगा तो ब्यूट 2 इन बन जाएगा वहां, क्योंकि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को HH मिलता जाएगा और बॉन्ड डबल हो जाएगा। तो जब आप इसको नोट करेंगे तो इससे बढ़ाकर बड़े कार्बन के एल्काइन से बड़ी एल्कीन भी बनाएं, और नेमिंग जरूर नोट करें। इस कैटलिस्ट का नेम जो मैं बता रहा था, इस पूरे कैटलिस्ट को आप बोलेंगे लेंडलॉर अभिकर्मक, ये लेंडलॉर रिएजेंट। ठीक है, इसका काम है हाइड्रोजन की रिएक्शन को ट्रिपल से डबल तक रोकना, नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्शन सारी कहां जाती है, सिंगल बॉन्ड तक जाती है। तो इस मेथड को, जो एल्कीन बनाने का जो मेथड है, इसको भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो देखिए इसके बाद हम बात करते हैं चौथे मेथड की एल्कीन बनाने की। ये पर्टिकुलर एल्कीन में एथीन बनाने का ही मेथड है, कॉलवे संश्लेषण विधि। ये एल्कीन में भी आया था, एल्कीन में स्पेशली इससे एथीन बनता है, और यहाँ पर एल्कीन में ओनली एथीन, एथिलीन ही बन पाएगा। देखिए एक एसिड होता है सक्सेनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH2COOH, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर CH2COOH। ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, माने इसमें 2 COOH होंगे, तो इसलिए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। लेकिन हमने सक्सेनिक एसिड नहीं लेना, हमने लेना है उसका सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट। तो इस वाले H को हटा लेंगे तो सोडियम सक्सीनेट, इसका नेम हो जाएगा सोडियम सक्सीनेट, सक्सेनिक एसिड से बना। इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि इसका प्लस H2, सॉरी ये छूट गया, वैद्युत अपघटन कराना होता है। माने सोडियम सक्सीनेट को वाटर में डिसोल्व करके इसमें इलेक्ट्रोड कैथोड लगा के विद्युत धारा प्रवाह करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, वैद्युत अपघटन। ऐसा करने पर क्या होगा, अगर आपने पहले वाले लेक्चर में कॉलवे को सही से पढ़ा होगा इस मेथड को, तो मैंने कहा था आप इसको ऐसे ऐसे कट कर लीजिए। तो इतना पोर्शन अलग होके जब आएगा तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 है भाई। अब इस C की इधर से वैलेंसी कम हुई, एक इस C की इधर से वैलेंसी कम हुई, तो एक वैलेंसी कम हुई तो एक बॉन्ड इंक्रीज हो जाएगा ना ऐसे। तो ये क्या बना, एथीन बन गया ये तो। प्लस फिर इसको ऐसे कट कर लीजिए आप, तो ये CO2, ये CO2, कितना CO2, 2 CO2 प्लस अब H2O कैसे रिएक्ट करता है HH में, तो एक Na को एक OH, तो दूसरे Na को दूसरा OH, तो यहाँ पर 2 करेंगे, माने यहाँ 2 करेंगे, तो ये बना 2NaOH। यहाँ पर बचा 2H, तो 2H किस फॉर्म में बाहर आएगा, H2। तो वहां पर सोडियम एसीटेट था, ठीक, और यहाँ पर क्या है, सोडियम सक्सीनेट है। वहां पर क्या था, CH3C डबल लाइन था, तो ये बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं था, 2 मॉलिक्यूल लिए थे मैंने।
इतना देखिए ध्यान से, और इसको ऐसे ही कट किया था। तो आपने क्या करना है, सोडियम सक्सेनेट को वाटर में लेना है और फिर कैथोड एनोड लगे होंगे, उनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा देनी है, विद्युत धारा का प्रवाह कराना है, उससे ऐसे ऐसे कट करके आप समझ जाइए, एग्जाम में ये कट नहीं करना। तो इससे स्पेशली यही एल्कीन बन पाएगी और बड़ी एल्कीन इस मेथड से नहीं बन पाएंगी। इसको एथीन हम बोलेंगे, एथिलीन जो है, ठीक है ना। सोडियम हिंदी में भी लिख देता हूं इसको सक्सिनेट, ये एसिड है, सक्सेनिक एसिड, बस HH होता है, ठीक है ना। तो ये आप मेथड, चौथा मेथड आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर। इसके बाद हम एक और मेथड की बात करते हैं। अगर हम पांचवें मेथड की बात करें तो ये है डाइहेलोल्केन से। डाइहेलोल्केन का मतलब होता है जब दो हेलोजन लगे होंगे, तो आपको 2 कार्बन तो लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि कम से कम एल्कीन 2 कार्बन की होती है। तो मैंने देखिए डाइहेलोल्केन में ये ले लिया, ठीक है ना। अलग अलग कार्बन पर हेलोजन है तो इसको बिग फॉर्म भी बोलते हैं। अगर एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन होते हैं तो उसको जैम फॉर्म बोलते हैं। ये मैं आपको हेलोल्केन वाले चैप्टर में ही बताऊंगा। इसका आपने रिएक्शन Zn से करा देना है। अकेला Zn 2 Cl को निकाल लेगा, तो जब Zn 2 Cl को निकालेगा तो इस कार्बन की वैलेंसी कम, इस कार्बन की वैलेंसी कम, तो इनके बीच में एक बॉन्ड इंक्रीज हो जाएगा, तो ये CS2 डबल बॉन्ड CS2 हो जाएगा प्लस ZnCl2। तो देखिए यहाँ पर एथीन बन जा रहा है। अगर आप इससे बड़े कार्बन का ले डाइहेलोल्केन, अच्छा इसकी नेमिंग की बात और करें तो देखिए जब अलग अलग कार्बन पर हेलोजन होते हैं तो उसको बिग फॉर्म बोला जाता है। तो बिग, VIC बिग, इसका मतलब होता है 1,2 डाइहेलाइड। चलिए यही बता ही देता हूँ, माने अलग अलग कार्बन पर हेलोजन होना। अगर ऐसा है तो कॉमन नेम लिख देते हैं, माने एथिलीन डाइक्लोराइड, क्योंकि ये देखिए एक्चुअल में था तो एथिलीन, अगर ये दोनों Cl ना हो डबल बॉन्ड आ जाए तो एथिलीन, तो एथिलीन डाइक्लोराइड, एथिलीन डाइक्लोराइड, सिंपल नेम की बात कर रहा हूँ। अगर इसका IUPAC नेम लिखे तो पता ही है आपको 1,2 डाइक्लोरोएथेन। लेकिन अगर ये हेलोजन दोनों एक ही कार्बन पर होते हैं तो उसको बोलते हैं जैम फॉर्म, माने 1,1 डाइहेलाइड। तब ऐसा नेम लिखने के लिए उसके पीछे डीन लगा देते हैं, एथिलीडीन डाइक्लोराइड, फिर बोलते हैं डीन। तो जैम वाले टाइप पर उसके नेम में डीन वर्ड यूज कर देते हैं, एथिलीडीन लगा देते हैं। डिटेल में हम हेलोल्केन में बात करेंगे। तो सपोज कीजिए 3 कार्बन का आपने डाइहेलोल्केन लिया, बैलेंस से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। इसका IUPAC नेम ही लिखना Zn। तो Zn दोनों Cl को बाहर करेगा, और जब इस कार्बन से ये वैलेंसी कम, इस कार्बन से वैलेंसी कम, तो इनके बीच में एक बॉन्ड और इंक्रीज हो जाएगा, तो ये बनेगा CS3, CS डबल बॉन्ड CS2 प्लस ZnCl2। क्या है? जिंक क्लोराइड है, पता ही होगा आपको, लिख लेना इसके नेम ही अभी। ये प्रोपबनीन है, इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, ठीक। तो इनको भी आप इस कॉपी पर नोट कर लीजिए। ये एल्कीन बनाने के आपके 5 मेथड है, और मैंने देखिए जैसा पहले कहा, ऐसा नहीं है कि 5 ही मेथड है एल्कीन बनाने के, और भी बहुत मेथड हो सकते हैं, लेकिन हम कॉमन, जो इंपॉर्टेंट कॉमन मेथड होते हैं उन्हीं को हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। तो यहाँ पर एल्कीन बनाने की जो विधियां हैं, जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम, आपको पता ही है कि जब बनाने की विधियां कंप्लीट हो जाती हैं तो क्या पढ़ना होता है हमने, भौतिक गुण पढ़ने होते हैं उसके। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसके बाद। तो एल्कीन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको मैं पहले आपके लिए लिख देता हूं। बात करते हैं एल्कीन के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो मैंने आपके लिए यहाँ पहले देखिए लिख दिए हैं, एक एक करके मैं आपको इनको बताता हूँ। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए लिखा है एल्कीन जो होती हैं वो ऑलमोस्ट, जो अधिकांश होती हैं वो रंगहीन गंधहीन है, माने कलरलेस है, स्मेललेस है, माने उनमें ऑर्डरलेस, सॉरी। तो रंगहीन मीन्स कलरलेस, गंधहीन मीन्स ऑर्डरलेस है, कोई स्मेल इनमें नहीं होती है। लेकिन जो एल्कीन फैमिली का पहला मेंबर है एथीन, जिसको हम एथिलीन बोलते हैं, उसकी जो गंध होती है, जो स्मेल होती है, वो थोड़ा स्वीट टाइप की, मीठी होती है। तो इसलिए लिखा है ये रंगहीन व गंधहीन होते हैं, माने अधिकांश, जो लगभग सारे एल्कीन रंगहीन गंधहीन होते हैं, कलरलेस ऑर्डरलेस होते हैं। लेकिन जो एथीन होता है वो थोड़ा मीठे जैसी स्मेल उसमें आती है। इसके बाद देखिए अगर इनकी फिजिकल स्टेट की बात करें, भौतिक अवस्था, माने ये गैस है, ठोस है, द्रव है, क्या है, तो एल्कीन समूह के प्रथम 3 सदस्य, जो स्टार्टिंग के 3 है, एथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन, ये तो हैं गैस अवस्था में होते हैं, शुरू के 3 सदस्य। अगले जो 14 सदस्य हैं, अगले 14 एल्कीन जो हैं वो द्रव हैं, लिक्विड है।
और जो और बचे और आगे के वो क्या है, ठोस होते हैं। तो स्टार्टिंग के 3 मेंबर गैसेस फेज में होते हैं, अगले 14 मेंबर लिक्विड हैं, और जो उसके बाद बचे वो सब क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। अगर इनकी सोल्युबिलिटी की बात करें, घुलनशीलता की बात करें, तो ये जल में अघुलनशील होते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि भाई जल में इनसोल्युबल क्यों है। वो इसलिए क्योंकि एल्कीन जो है वो नॉन पोलर है, वो अध्रुवीय हैं। तो अध्रुवीय हैं तो जल में घुलेंगे नहीं, क्योंकि जल ध्रुवीय होता है, भले आंशिक ध्रुवीय होता है लेकिन होता तो है, तो इसलिए जल में नहीं घुलते। लेकिन ये बेंजीन जैसे अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील हैं, माने बेंजीन जैसे नॉन पोलर है, तो ऐसे और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ये एल्कीन घुल जाएंगे। इसके बाद हम देखें, अगर क्वथनांक की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो एल्कीन में जैसा एल्कीन में होता था कि कार्बन की लेंथ इंक्रीज करेगी, कार्बन परमाणु जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो क्वथनांक भी बढ़ता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा। तो लिखा है एल्कीन में जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है, इनके क्वथनांक बढ़ते जाते हैं। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए आपसे एथीन में पूछा और एक बार ब्यूटीन में पूछा कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्वथनांक ज्यादा होगा, तो ब्यूटीन का, क्योंकि ब्यूटीन में 4 कार्बन है, एथीन में 2 ही कार्बन है। तो ऐसा करके कह रहे हैं कि जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे एल्कीन में, तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो क्वथनांक है, वो भी बढ़ता जाएगा। और अगर आप इनके क्वथनांक की तुलना एल्केनों से करें, माने जैसे ब्यूटीन है और एक ब्यूटेन है, कि किसका क्वथनांक ज्यादा होगा, तो ऑलमोस्ट सेम होगा, अधिकांशतः सेम ही इनके क्वथनांक होते हैं। तो लिखा है एल्कीनों के क्वथनांक एल्केनों के क्वथनांक के लगभग समतुल्य होते हैं, एक जैसे लगभग इनके बॉइलिंग पॉइंट होते हैं एल्कीन और एल्कीन के। फिर है एल्कीनों में समपक्ष ज्यामितीय समावयवता। आपको पता ही है कि एल्कीनों में मुख्यतः ज्यामितीय समावयवता होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है। तो उसके 2 फॉर्म होते हैं, एक सिस फॉर्म जिससे समपक्ष, और एक ट्रांसफॉर्म। तो जो ट्रांसफॉर्म वाला होता है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, वो सॉरी मेल्टिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा। रीजन क्या है, माने जो समपक्ष ज्यामितीय समावयवता की गलनांक विपक्ष ज्यामितीय समावयवता से कम होंगे, माने सिस फॉर्म में जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे वो कम होंगे ट्रांसफॉर्म से, माने ट्रांसफॉर्म के मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। रीजन क्या है, क्योंकि जब वो विपक्ष ज्यामितीय समावयवता में होगा तो वो अधिक निविड़ संकुलित संरचना होगी, माने क्लोज्ड पैकिंग जो होगी वो ज्यादा होगी ट्रांसफॉर्म वाले आइसोमर की। तो इस वजह से उनके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। अर्थात जो विपक्ष समावयवता है, विपक्ष समावयवी है, जो विपक्ष ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित कर रहा है, उसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो ज्यादा निविड़ संकुलित होगी, ज्यादा नजदीक नजदीक उसके अणु व्यवस्थित होंगे। तो जो अंतराणविक बल है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, वो ज्यादा हो, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। माने एल्कीन में मान लीजिए कोई कंपाउंड 2 फॉर्म शो कर रहा होगा, एक सिस फॉर्म, एक ट्रांसफॉर्म, माने समपक्ष ज्यामितीय समावयवता, विपक्ष ज्यामितीय समावयवता। तो जो विपक्ष ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित कर रहा होगा उसका जो गलनांक है वो ज्यादा होगा समपक्ष वाले से, माने ट्रांसफॉर्म वाले आइसोमर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा सिस फॉर्म वाले से, क्योंकि ट्रांसफॉर्म वाले की जो स्ट्रक्चर होगी वो ज्यादा क्लोज्ड पैक्ड होगी, ज्यादा निविड़ संकुलित होगी। इस वजह से अंतराणु बल ज्यादा होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट माने गलनांक ज्यादा होगा। तो इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज को। यहाँ से देखिए जो लास्ट वाला है, ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टीजीटी पीजीटी वगैरह जहाँ पूछे जाते हैं तो ये क्वेश्चन हो सकता है। तो कि जैसे एक सिस फॉर्म में दिया हुआ है, ट्रांस में, तो सीधी सी बात है कि ट्रांसफॉर्म वाले का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है, क्योंकि क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर होती है, ज्यादा निविड़ संकुलित स्ट्रक्चर होती है। ठीक है ना। इसके बाद हम भौतिक गुण माने जो एल्कीन के फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद हम बात करेंगे एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। देखिए रासायनिक गुण में केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने पहला केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं दहन, कंबशन जिसको हम कहते हैं। तो मैंने एल्कीन में भी आपको कहा था दहन माने जलाना, जलना। और कोई भी चीज कब जल पाएगी, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो, माने एक तरीके से ऑक्सीजन से रिएक्शन है। तो अब हम एल्कीन के केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो स्टार्टिंग के 2 एल्कीन को लेकर चल लेते हैं, एथीन और प्रोपीन। उन्हीं के केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे होंगे वैसे आगे के जो नेक्स्ट मेंबर हैं इनके, ब्यूटीन, पेंटीन, इस टाइप से, उनके भी वैसे ही केमिकल प्रॉपर्टीज होने वाले हैं, रासायनिक गुण होने वाले हैं। तो देखिए मैं पहले एथीन लिख रहा हूँ, तो एथीन लिखने के लिए क्या करें, 2 कार्बन लगाइए, डबल बॉन्ड लगाइए, बैलेंस कंप्लीट करने के लिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस O2 एरो। तो इसका मतलब हो गया ये दहन कर रहे हैं, कंबशन करा रहे हैं। तो मैंने आपको कहा था कि जब हाइड्रोकार्बन होगा, माने ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है, तो जब हाइड्रोकार्बन होगा और वो रिएक्ट विद O2 हो रहा हो, माने आप ऑक्सीजन से उसका कंबशन करा रहे हो, तो हमेशा समझ लीजिए CO2 और H2 ही बनता है। कुछ सोचने की बात ही नहीं है, बाकी इसको बैलेंस खुद से करना आप लोग, नहीं होगा तो मेरे से मालूम करना। अगर आप बड़ी एल्कीन लें, ये प्रोपीन है, नेम जरूर लिखना, तो CH3 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 2 4 प्लस O2,
तो जब आप प्रोपीन का कंबशन कराएंगे, प्रोपीन को आप इसमें जलाएंगे तो क्या बनने वाला है, CO2 और SO ही बनने वाला है। क्योंकि मैंने आपको ये पहले ट्रिक लिखा दी है, किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराने पर, दहन कराने पर, माने उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने पर हमेशा CO2 और SO बनते हैं। चाहे वो सैचुरेटेड हो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो, चाहे वो अनसैचुरेटेड माने असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो। बस इतना अंतर आता है, जब सैचुरेट होता है माने जब वो सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन होता है तो जो धुआं आएगा वो धुआं नहीं आएगा उसे जलाने पर। लेकिन जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन होंगे तो इनको जलाने पर धुआं भी आएगा, साथ में सूटी फ्लेम आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये पहला रासायनिक गुण कंप्लीट हो जाता है। जब आप इसको नोट करेंगे तो इसके नेम जरूर लिखेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, एथीन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, प्रोपीन, प्रोपनीन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। बात अगर हम दूसरे रासायनिक गुण, दूसरे केमिकल प्रॉपर्टीज की करें तो वो है हाइड्रोजन से क्रिया। हाइड्रोजन से क्रिया, इसको हम शॉर्ट में हाइड्रोजनीकरण भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये शॉर्ट में भी हमें इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा आ जाएगा एथीन का हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है तो इसका मतलब हाइड्रोजन से क्रिया। बाकी इसको क्या बोलेंगे, रिएक्ट विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजिनेशन, इसको क्या और बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन भी इसको बोल सकते हैं आप। क्या होगा देखिए, तो हम एथीन और प्रोपीन के एग्जांपल मानकर ही कर रहे हैं। तो एथीन मैंने लिखा, 2 कार्बन लगाए, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है भाई, आपको पता है कि एथीन बनाना है तो 2 कार्बन लगा के डबल बॉन्ड लगाइए, बैलेंस ही कंप्लीट करेंगे तो CH2, ये CH2 प्लस H2, ठीक। और मैंने आपसे कहा था जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो कैटालिस्ट कौन होता है, निकल कैटालिस्ट होता है, ठीक। जबकि ट्रिपल बॉन्ड वाले का जब कराया था तो मैंने स्पेशली वहां कह दिया था कि डबल बॉन्ड पर रुकाने के लिए वो लिंडलॉर कैटालिस्ट था, नहीं तो आप जब भी हाइड्रोजनेशन होगा वो निकल कैटालिस्ट में ही होता है, निकल उत्प्रेरक ही होता है। अब एल्कीन के रिएक्शन होते कैसे हैं, यहां से आपको ठीक बात समझ में आएगी। देखिए होता क्या है, एल्केन में तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते थे, प्रतिस्थापन होता था, एक चीज एल्केन का हाइड्रोजन हटता था, दूसरी चीज वहां पे लग जाती थी। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ ऐड होंगी चीजें। ऐड क्यों होंगी, क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्डेड कार्बनों पर ऐड होंगी। तो डबल बॉन्डेड कार्बन माने ये और ये, तो जहां भी डबल बॉन्ड होगा वो 2 कार्बनों के बीच होगा, उन्हीं 2 कार्बनों को चीजें मिलेंगी इसकी, माने जो रिएक्ट किया करेगा उसकी 2 चीजें होंगी, तो एक इसको मिल जाएगी, एक इसको मिल जाएगी, तभी तो चीज उसको ऐड होना कहेंगे और कोई एक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। एल्कीन के रिएक्शन में क्या होगा, कोई एक प्रोडक्ट बनेगा तो रिएक्टेंट 2 और प्रोडक्ट 1, तभी तो हम कहेंगे इनका ऐड हो गया, ये बना है। तो देखिए क्या है, H2 के 2 पार्ट क्या हो गए, HH। भाई हाइड्रोजन के अगर 2 पार्ट करें तो एक हाइड्रोजन एक दूसरा हाइड्रोजन, तो दोनों इक्वल पार्ट हैं, दोनों ही हाइड्रोजन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी कोई सा एस दे सकते हैं। तो एक H इसको मिला, एक H इसको मिला, तो ये हुआ CH3 और ये भी हुआ CH3, और बॉन्ड कैसा हो जाएगा, सिंगल, क्योंकि एक एक वैलेंसी इनकी बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। तो जब इधर H लगेगा, इधर H लगेगा तो कार्बन की वैलेंसी अपने आप 4 हो गई है, तो इसका एक बॉन्ड कम करना पड़ेगा, क्योंकि जब इनकी वैलेंसी कम होती है एक तो फिर यहाँ बीच में बॉन्ड बढ़ता है। तो ये हो गया CH3, बॉन्ड सिंगल हो जाएगा CH3। तो ये एथीन है और ये एथीन, नेम लिख लेना खुद से। अगर हम बड़ी एल्कीन लें, सपोज कीजिए 3 कार्बन की है प्लस H2 और एरो पर Ni, इसकी वैलेंसी कंप्लीट करें CH3, 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 2 4। तो देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन पर रिएक्शन होनी है। जैसे मैं पहले कह रहा था कि अब ग्रुप जो है वो डबल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड है, माने बंदा डबल बॉन्ड है। तमाशा कौन करेगा, डबल बॉन्ड। तमाशा करने का मतलब, ड्रामा करने का मतलब डबल बॉन्ड पर रिएक्शन होने वाला है। तो डबल बॉन्ड से जो कनेक्ट कार्बन है उन पर रिएक्शन होने वाला है, तो एक H इसको, एक H इसको, तो ये होगा, और बॉन्ड सिंगल, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 मैंने CH2 और यहाँ CH3, बॉन्ड सिंगल CH3। तो ये प्रोपनीन है और ये प्रोपेन। अगर आप और बड़ा एल्कीन ले लो भाई, 4 कार्बन का ले लें, यहाँ डबल लगाया तो ये CH3, 2 और 2 4, 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 2 4 प्लस H2 एरो पर Ni। तो डबल बॉन्डेड कार्बन में एक H इसको, एक H इसको, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 बॉन्ड सिंगल हो जाएगा CH3। ये ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन। और अगर यही ब्यूट, जैसे ये ब्यूट 1 इन है इस टाइम, अगर ये ब्यूट 2 इन होता, 2 इन माने यहाँ पर डबल बॉन्ड होता, तो क्या कुछ नया हो जाएगा क्या, 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 2 4 प्लस H2 एरो पर फिर वही निकल कैटालिस्ट। तो आप देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन से मतलब है बस हमारा, तो डबल बॉन्डेड कार्बन ही है, तो एक H इसको, एक H इसको, भाई इसके 2 पार्ट हो गए ना HH, तो एक H इसको, एक H इसको, और बॉन्ड सिंगल, तो हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3। तो फिर से ये नॉर्मल ब्यूटेन ही बन रहा है। देखिए ब्यूट 1 इन से भी ब्यूटेन बन रहा है, ब्यूट 2 इन से भी ब्यूटेन बन रहा है, नॉर्मल ब्यूटेन बन रहा है। तो इस टाइप से
आप देखेंगे अभी जो और केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगे उनमें सीख जाएंगे। माने कुल मिलाकर ये कहें कि डबल बॉन्डेड कार्बन को एक पोर्शन एक कार्बन को, दूसरा पोर्शन दूसरे कार्बन को मिल जाता है जो रिएक्ट करने आता है एल्कीन से। तो एल्कीन से जो भी रिएक्ट करने आएगा उसके दो पोर्शन होंगे, उन दो पोर्शन में से एक पोर्शन एक डबल बॉन्डेड कार्बन को, एक दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन को, ठीक है। और जब इक्वल पार्ट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब अनइक्वल पार्ट होंगे तब देखेंगे। तो पहले आप इनको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। जैसा मैं पहले से कहता रहा हूँ, रिएक्शन आप बढ़ाकर नोट कीजिए। जैसे यहाँ ब्यूट 1 का O2 कराइए, बनेगा तो CO2H2। ऐसे यहाँ भी बड़े कार्बन के एल्कीन लिखकर आप हाइड्रोजनेशन करा के देखिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस कीजिए। बात अगर तीसरे रासायनिक गुण की करें जो कि है हैलोजन से क्रिया, जिसे हम हैलोजनीकरण कहते हैं, माने रिएक्शन विद हैलोजन, हैलोजिनेशन। तो देखिए फिर से वही, पहली एल्कीन आपको पता है कि कम से कम 2 कार्बन के लगाए डबल बॉन्ड, और ये हो गया एथीन। हैलोजन मींस Cl2 Br2 I2 इस टाइप से, तो Cl2 की करा लेते हैं। चलिए अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, ये हैलोजनीकरण मैंने एल्केन में भी बताया था और वहां स्पेशली कहा था कि जब एल्केनों का हैलोजनीकरण होता है, माने एल्केनों का क्रिया Cl2 से होता है, तो आप एरो पर H जरूर लिखेंगे, माने वो सूर्य के प्रकाश में होता है, इन द प्रेजेंस सनलाइट होता है। लेकिन एल्कीन को हैलोजन से क्रिया करने के लिए कोई सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं, क्योंकि एल्कीन जो होती हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, ज्यादा क्रियाशील होती हैं एल्केनों से। यही बातें तो कंपटीशन में देखिए पूछी जा सकती हैं आपसे। तो एल्कीन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होती है, इसलिए यहाँ पर H आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि एल्कीन की ज्यादा क्रियाशीलता होने की वजह से वो सीधे रिएक्शन करेंगे। कैसे करेंगे वो मैंने आपको बताया। क्या डबल बॉन्डेड कार्बन पर आगे चीजें जोड़ने वाली है, परमाणु जोड़ने वाले हैं, कौन जो रिएक्ट कर रहा है। तो जैसे Cl2 है तो Cl2 के दो पोर्शन क्या हुए, Cl, ठीक। तो एक Cl इसको और दूसरा Cl इसको, तो ये हो जाएगा CH2Cl, बॉन्ड सिंगल हो जाएगा इनके बीच का, और CH2Cl। तो ये एथीन है, ये क्लोरीन है। इसको मैंने आपको बोला था ये क्या है, एथिलीन। भाई एथिलीन से बनाया तो एथिलीन डाइक्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम है, साधारण नाम है। IUPAC नेम क्या होगा, 1,2 डाइक्लोरोएथेन। अगर हम बड़ी एल्कीन लें, 3 कार्बन की यहाँ डबल बॉन्ड लगाएं तो CH3 2 और 1 3 और 1 4 2 और 2 4 प्लस Cl2। कोई H एरो पर लेने की जरूरत नहीं है, मैंने कह दिया कि सूर्य के प्रकाश की कोई जरूरत नहीं इस रिएक्शन को होने के लिए, माने ये डार्क में भी होगी क्योंकि एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है। और चक्रव्यूह क्वेश्चन में जो इस टाइप के क्वेश्चन है, A से B बना, B से C बना, D बना, इनको आइडेंटिफाई कीजिए, वहां इस टाइप के हिंट काम आते हैं, ठीक है ना। तो देखिए रिएक्शन कैसे होना है, ये प्रोपीन है, ये Cl2 है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन जो है, तो इस Cl2 के दो पार्ट हो गए Cl, तो डबल बॉन्डेड कार्बन में एक Cl इसको मिल जाएगा और दूसरा Cl इसको मिल जाएगा, तो यहाँ Cl आ जाएगा, यहाँ Cl आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 CHCl सिंगल बॉन्ड CH2। इसका नेम IUPAC लिखिए 1 2 3, तो 1 2 डाइक्लोरो, 1 2 डाइक्लोरो, और 3 कार्बन है, प्रोपेन, सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, तो 1 2 डाइक्लोरो प्रोपेन, ठीक है ना। अगर हम और बड़ा कार्बन ले लें, बड़े कार्बन का एल्कीन ले लें, 2 और 1 3 और 1 4 2 और 2 4 प्लस Cl, तो डबल बॉन्डेड कार्बन पड़ जाए। ये इधर को तो ये तमाशा देख रहे हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं तमाशा देखने वाले, इनसे वो मतलब नहीं। तो डबल बॉन्डेड कार्बन में एक Cl इसको और एक Cl इसको, तो CH3 CH2, ये हो गया CHCl सिंगल बॉन्ड CH2Cl। क्या नेम होगा इसका, 1 2 3 4 1 2 डाइक्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। ऐसे एक बार डबल बॉन्ड आप बीच में लेकर ब्यूट-2-इन लिखकर, जैसे ब्यूट-1-इन है ब्यूट-2-इन लिखेंगे, तो जो डबल बॉन्ड बीच में आ रहा है तो डबल बॉन्डेड एक कार्बन को Cl, दूसरे वाले को Cl, तो उसमें 2 3 डाइक्लोरोब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है ना। तो उसको आप खुद से नोट कर लेना, ये प्रोप-1-इन है, ये ब्यूट-1-इन है, ऐसे ब्यूट-2-इन की रिएक्शन खुद लिख कर देखना और बिल्कुल नेम के साथ उतारना। जब आप एल्केनों में हैलोजनीकरण करा रहे थे, हैलोजिनेशन करा रहे थे, तब क्या होता था, एक HCl के साथ जाता था, दूसरा Cl वहां लग जाता था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है डबल बॉन्ड वालों में कि डबल बॉन्डेड कार्बन पर चीजें जुड़ रही हैं, जो रिएक्ट कर रहा है उसके 2 पोर्शन हो जा रहे हैं, और वो 2 पोर्शन में से एक पोर्शन यहाँ और एक पोर्शन यहाँ, इस टाइप से रिएक्शन हो रहा है, कंपाउंड बन रहे हैं, उत्पाद बन रहे हैं, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना है। तो बाकी आप रिएक्शन बढ़ाकर नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। कि बात करते हैं चौथे केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पर 2 रूल भी आएंगे इसमें। हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड मीन्स हाइड्रोजन के साथ हैलाइड, HBr HCl HI, ठीक है। तो देखिए पहले हमने 2 कार्बन का एल्कीन लिखा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ठीक। तो आपको पता ही है कि डबल बॉन्डेड
जो एल्कीन है उनका रिएक्शन कैसे होना है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उन पर एक परमाणु इस पर, एक एटम इस पर और एक एटम इस पर, किसका, जो रिएक्ट करने आता है। तो अब तक क्या था, देखिए आप रिएक्शन कर रहे थे H2 से तो दो उसके इक्वल पार्ट क्या हो जाते थे, H और H। Cl2 से कराया तो दो इक्वल पार्ट क्या हो जाते थे, Cl और Cl। भाई डबल बॉन्डेड कार्बन को एक H, दूसरे वाले को दूसरा H, डबल बॉन्डेड कार्बन को एक को Cl, दूसरे वाले को दूसरा Cl, तो इक्वल पार्ट थे। लेकिन अब क्या है, HBr है, तो HBr में एक पार्ट H है और एक पार्ट Br है। तो डबल बॉन्डेड कार्बन को एक को तो H मिलेगा और एक को क्या मिलेगा, Br, लेकिन किसको H और किसको Br मिलेगा, ठीक है ना, ये सोचने की बात होगी। लेकिन यहां अभी क्यों नहीं सोचना है, क्योंकि देखिए डबल बॉन्डेड से इधर भी CH2 है, डबल बॉन्डेड से इधर भी CH2 है, तो कम से कम दो, ये तो दो इक्वल पार्ट है ना। देखिए गड़बड़ तब होती है जब बंटवारा अलग अलग चीजों का अलग अलग लोगों के बीच हो रहा हो। अब चीजें तो अलग अलग हैं, एक H एक Br है, लेकिन जिनमें बट रही हैं वो तो सेम ही है ना, तो किसी को कुछ भी दे दें। तो देखिए डबल बॉन्डेड से इधर भी CH2 इधर भी CH2। इसी को मैं समझाने के लिए यहाँ पर एक रिएक्शन वो लिख रहा हूँ 3 कार्बन वाला, आपको समझ में आएगा। सपोज कीजिए ये है और इसको आप HBr के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो आप देखेंगे एक पार्ट H एक पार्ट Br, तो डबल बॉन्डेड कार्बन को मिलेगा। अब डबल बॉन्डेड कार्बन में यहाँ देखिए ये पूरा, इसको देखिए ये CH है ये CH2 है, भाई इस पर एक हाइड्रोजन है इस पर दो हाइड्रोजन है, तो किसको H दें किसको Br दें, यहाँ है दिक्कत या प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगी, उसके लिए रूल है। तो ऊपर तो कोई रूल लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि अनइक्वल पार्ट तो हैं, असमान पार्ट तो हैं, लेकिन जिनमें वो बटने वाले हैं, जिनमें वो जोड़ने वाले हैं, वो तो इक्वली पार्ट है ना। तो H इसको दे देते हैं, Br इसको दे देते हैं, चाहे Br इसको दे दो H इसको दे दो। तो चलिए H इसको दिया तो ये बना CH3, बॉन्ड सिंगल हो जाएगा और ये हो गया CH2 Br। भाई इसको H दिया और इसको Br, तो ये हो गया CH3 CH2 Br। क्या है ये, देखिए मिलाएं तो C2H5 एथिल, एथिल, और बाकी Br को क्या बोलते हैं यार, ब्रोमाइड। ये एथिल ब्रोमाइड है और ये एथीन है, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, तो ये हो गया एथिल ब्रोमाइड। अब यहां देखिए आप ध्यान से, एक तो पहली बात जिनको बटना है वो इक्वल नहीं, भाई HBr में H अलग चीज है Br अलग चीज है, और जिनमें बटना है वो भी अलग अलग है, क्योंकि डबल बॉन्डेड जो कार्बन है इस पर एक हाइड्रोजन है, इस पर डबल बॉन्डेड कार्बन पर दो हाइड्रोजन है। तो ऐसी कंडीशन में जब अनइक्वल पार्ट हो और अनइक्वल एल्कीन, माने ऐसी एल्कीन को एसाइमेट्रिक एल्कीन बोलते हैं, असम्मित एल्कीन बोलते हैं। ये एल्कीन सम्मित है, जब डबल बॉन्डेड कार्बन सेम हो, सेम हाइड्रोजन हो दोनों पर, तो उसे सम्मित सिमेट्रिक एल्कीन बोलते हैं। और यदि डबल बॉन्डेड कार्बन के पास अलग अलग हाइड्रोजन हो, नंबर में अलग अलग हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या हो, यहाँ एक H है 2 H है, तो ऐसे को एसाइमेट्रिक असम्मित एल्कीन बोलते हैं। तो देखिए जब अनसिमेट्रिक माने असाइमेट्रिक अर्थात असम्मित एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का योग हो रहा हो, हाइड्रोजन हैलाइड जुड़ रहा हो, तब हाइड्रोजन हैलाइड का जो नेगेटिव पार्ट होता है, HBr में Br नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, तो जो नेगेटिव पार्ट होता है डबल बॉन्डेड उस कार्बन पर जाता है जिस पर हाइड्रोजन एटम, जिस पर हाइड्रोजन परमाणु न्यूनतम होते हैं, मिनिमम होते हैं, कम होते हैं। तो जाना तो देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन पर है इन दोनों को, लेकिन कौन से वाले कार्बन पर कौन जाएगा, इसके लिए क्या रूल बनाया गया कि अगर एसाइमेट्रिक एल्कीन में, असम्मित एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का योग होगा, ऐड होगा, तब हाइड्रोजन हैलाइड का नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्डेड उस कार्बन को जाएगा जिस पर हाइड्रोजन एटम न्यूनतम होंगे, मिनिमम होंगे। तो इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के पास इस पर एक हाइड्रोजन, इस डबल बॉन्डेड कार्बन में इस पर दो हाइड्रोजन, तो कम किस पर है, इस पर। तो Br किसको मिलेगा, नेगेटिव पार्ट किसको मिलेगा, इसको, और पॉजिटिव वाला पार्ट किसको मिलेगा, इसको। तो Br यहाँ जाएगा, H यहाँ जाएगा, CH3 CH के पास आएगा Br बॉन्ड सिंगल, और इस CH2 के पास ही आ जाएगा CH3। तो ये प्रोपनीन है और इसका क्या IUPAC नेम होगा, 1 2 3 2 ब्रोमो प्रोपेन है ही। भाई नेम तो आपको IUPAC वाले लेक्चर में सीखा ही हो, ठीक। अब ये जो मैं नियम बता रहा था आपको, जिसके अकॉर्डिंग ये सब हो रहा है, उसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ नियम। तो इसलिए मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं यहाँ पर MR हुआ होगा ये मार्कोनिकॉफ नियम। अभी मैं इसके इस रासायनिक गुण को लिखाने के बाद वो नियम आपको लिखाऊंगा, पहले हम इस केमिकल प्रॉपर्टीज को समझ रहे हैं। अगर किसी वजह से मान लीजिए इसी रिएक्शन को लिख रहा हूं मैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, भाई अगर एरो पर परोक्साइड लिखा होता, उत्प्रेरक की जगह परोक्साइड कैटलिस्ट होता। परोक्साइड माने जैसे हाइड्रोजन परोक्साइड H2O2, Na2O2 सोडियम परोक्साइड, या बेरियम परोक्साइड BaO2, माने कोई भी परोक्साइड कैटलिस्ट होता, तब क्या होता है, तब देखिए
इस मार्कोनी-काफ नियम का उल्टा हो जाता है, इसलिए हम उसे उस कंडीशन में AMR बोलते हैं, एंटी मार्कोनी-काफ रूल बोलते हैं। इसको हम खेरस प्रभाव भी बोलते हैं, खेरस इफेक्ट। इसको हम परोक्साइड प्रभाव भी बोलते हैं, परोक्साइड इफेक्ट। क्या हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है। उल्टा होने का मतलब अब निगेटिव पार्ट, भाई ये एसिमेट्रिक एल्कीन है, वही मैंने नोट की, हाइड्रोजन हैलाइड का ऐड हो रहा है, तो अब निगेटिव पार्ट डबल बॉन्डेड उस कार्बन को जाएगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु, जिस पर हाइड्रोजन एटम मैक्सिमम होंगे, अधिकतम होंगे। तो डबल बॉन्डेड कार्बन इस पर तो है 1 H, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर है 2 H। तो अब पेरोक्साइड कैटलिस्ट होने की वजह से निगेटिव पार्ट अधिकतम H वाले पर जाएगा, मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम वाले पर जाएगा। तो Br इसको मिलेगा और H इसको मिलेगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 Br। अब ये 1 पोजीशन पर पहुंच गया, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन। देखिए, तो ऐसा क्यों हुआ, वहां पर तो कोई कैटलिस्ट था नहीं, तो जो नेगेटिव पार्ट है डबल बॉन्डेड उस कार्बन को गया जहां मिनिमम हाइड्रोजन, कम हाइड्रोजन है, गया डबल बॉन्डेड कार्बन पर ही, जाना डबल बॉन्डेड कार्बन पर है, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन ही, डबल बॉन्ड ही तो ग्रुप है ना इसमें, बंदर तो डबल बॉन्ड है, तो तमाशा तो वही होना है। और जब पेरोक्साइड कैटलिस्ट आ गया, उसकी प्रेजेंस में नेगेटिव पार्ट वहां जा रहा है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर है जहां ज्यादा H है, जब मैक्सिमम हाइड्रोजन है, तो Br इसको और H इसको। ठीक, इसमें देखिए आप देखिए प्रोपीन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बन रहा है, यहाँ प्रोपीन से 1 ब्रोमोप्रोपेन बन रहा है। तो कन्वर्जन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर हमसे वो ये कहेगा कि प्रोपीन से प्रोपेन 2 ओल बनाइए, तो हम पहले MR करा के यहाँ पहुंचा करेंगे और फिर QH एक्वस करा देंगे, क्योंकि Br की जगह OH डालता है QH एक्वस। और अगर वो प्रोपीन से प्रोपेन 1 ओल कहेगा, तो हम HBr पेरोक्साइड लिखकर ये पहुंचाएंगे और फिर QH एक्वस लगा के Br की जगह OH ले आएंगे। माने जब हमें पोजीशन आइसोमर्स बनाने होंगे, स्थान समावेशी वाले कन्वर्जन करने होंगे, माने ग्रुप की पोजीशन चेंज करनी होंगी, तब मार्कोनी-काफ रूल माने MR या एंटी मार्कोनी-काफ रूल माने AMR, पेरोक्साइड प्रभाव जिसे कहते हैं, खेरस इफेक्ट जिसे कहते हैं, उनका हम यूज करेंगे। तो कन्वर्जन की दृष्टि से भी ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, इसकी जो थ्योरी है दोनों रूल की, इस रासायनिक गुण के जस्ट बाद हम पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए कुछ और बड़ा एल्कीन लिखता हूं मैं। सपोज कीजिए ये CH3 CH2 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 2 4, हमने HBr कराया भाई। HBr कराने पर अभी देखिए एरो पर कुछ नहीं लिखा है, ठीक है ना, कोई कैटलिस्ट नहीं है। तो आपको पता है जब कैटलिस्ट नहीं है तो फिर MR लगने वाला है। MR तो मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे पता रहे कि मार्कोनी-काफ रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है। MR कोई एरो पर लिखी, कोई कैटलिस्ट नहीं है, कभी ये कैटलिस्ट समझ लो, ये तो इसका मतलब मार्कोनी-काफ रूल के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगा। माने हाइड्रोजन हैलाइड का जो नेगेटिव पार्ट है डबल बॉन्डेड उस कार्बन को जाएगा जहां मिनिमम हाइड्रोजन होंगे, जहां कम हाइड्रोजन होंगे। तो डबल बॉन्डेड इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन, डबल बॉन्डेड इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन। तो आपको नेगेटिव पार्ट कहां जोड़ना है, इस पर, और H किसको मिलेगा, इसको। तो CH3 CH2 CH के पास Br बॉन्ड सिंगल और ये हो गया CH3। ठीक, ये ब्यूट वनीन है, और देखिए वहां पर 1 2 3 4 2 ब्रोमो ब्यूटेन बन रहा है। सपोज कीजिए अगर यही ब्यूट 2 इन होता, डबल बॉन्ड यहाँ होता, तो बैलेंस ही देगा, 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 1 3 और 1 4, 3 और 1 4, HBr। अब देखिए ये एल्कीन सिमेट्रिक है, क्योंकि डबल बॉन्डेड इस कार्बन पर 1 H है, डबल बॉन्डेड इस कार्बन पर भी 1 H है। तो अब आप Br किसी को भी दे सकते हैं और किसी को भी H दे सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं यहाँ Br लगा देता हूँ, या यहाँ H लगा देता हूँ, यहाँ Br लगा देता हूँ। तो CH3 CH CH2 कर देता हूँ, इसको H देता हूँ, इसको Br, तो बॉन्ड सिंगल, ऊपर हो गया CH Br और ये हो गया CH3। तो फिर से देखिए वही बन जा रहा है 2 ब्रोमोब्यूटेन। अगर यहाँ भी लगाते आप Br तो 1 2 3 4, तो तब भी 2 ब्रोमोब्यूटेन ही बोलते। लेकिन अगर ये ब्यूट वनीन होता, यही ब्यूट वनीन होता और रिएक्शन आप करा रहे होते HBr से, हाइड्रोजन हैलाइड से ही, लेकिन एरो पर आप लिख लेते पेरोक्साइड, तो असम्मित एल्कीन है, असाइमेट्रिक है, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन के पास 1 H है, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास 2 H है, अलग अलग है। तो असाइमेट्रिक एल्कीन है, असम्मित एल्कीन है, हाइड्रोजन हैलाइड जुड़ रहा है, पेरोक्साइड कैटलिस्ट है। तब नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, डबल बॉन्डेड उस कार्बन पे जाएगा जिस पर ज्यादा H है। वहां गया था कम H वाले पर नेगेटिव पार्ट, देखिए अब जाएगा ज्यादा H वाले पर, जो कि मैंने आपको प्रोपीन में करके बताया था। तो Br इसको, H इसको, तो ये बनेगा CH3 CH2 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 Br। तो इसको 1 2 3 4 1 ब्रोमो ब्यूटेन इसको हम बोलेंगे।
तो इस टाइप से इन रासायनिक गुण के जो रिएक्शंस हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के रिएक्शन है, उसको आप कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके जस्ट बाद में दोनों रूल, एमआर रूल माने मार्कोनिकॉफ रूल और पेरोक्साइड प्रभाव माने जिसको हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं, उसकी थ्योरी लिख दूंगा, उसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए मार्कोनिकॉफ नियम लिखा है, मार्कोनिकॉफ रूल, जिसे हम शॉर्ट में एमआर बोलते हैं। तो लिखा है जब असममित एल्कीन में, यहाँ से एग्जांपल से समझते हैं। देखिए पहली बात तो मार्कोनिकॉफ रूल जो है असममित एल्कीन में लगेगा, असिमेट्रिक एल्कीन में लगेगा, माने डबल बॉन्ड से इधर जो कार्बन है उस पर H और डबल बॉन्ड से जो उधर कार्बन है उस पर H अलग अलग जब होंगे उसे असममित एल्कीन बोलेंगे, असाइमेट्रिक एल्कीन बोलेंगे। तो असाइमेट्रिक एल्कीन में लगेगा और जब हाइड्रोजन हैलाइड का ऐड हो रहा होगा, योग हो रहा होगा, तब जो नेगेटिव पार्ट है वो डबल बॉन्डेड उस कार्बन को मिलेगा जिस पर हाइड्रोजन एटम, जिस पर हाइड्रोजन परमाणु कम होंगे, जो कि मैं भी समझा भी रहा था। तो Br इसको मिलेगा, H इसको मिलेगा, और एरो पर हम इसलिए Mr लिख देते हैं कि Mr के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो ये हो गया CH3 CH, ये CH3 और यहाँ पर आ गया Br। ये प्रोपीन है, वो ब्रोमो 2 ब्रोमो प्रोपेन हो गया। ठीक, इसी को मैंने थ्योरी में लिखा। देखिए जब असममित एल्कीन में, स्पेशली असाइमेट्रिक एल्कीन में रहेगा हाइड्रोजन हैलाइड का, तो असममित एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड माने HX का योग होता है, तब HX का नेगेटिव पार्ट, तो नेगेटिव होगा X माने BrCl का ऋणात्मक भाग द्विबंधित डबल बॉन्डेड उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम। तो जब नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा, जहाँ उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो H जाहिर सी बात है दूसरे वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पर जुड़ेगा। तो ये एग्जांपल है। एक ब्यूट-1 का एग्जांपल भी मैंने अभी आपके लिए लिखा था रासायनिक गुण में, वहां से लिख सकते हैं। तो इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को लिखेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने आपके लिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जिसे हम पेरोक्साइड प्रभाव या पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम से जानते हैं, जिसको हम खेरस प्रभाव भी कहते हैं, उसको लिखा है। इसमें क्या है देखिए, ये भी असममित एल्कीनों में लगना है, असाइमेट्रिक एल्कीन में ही लगना है। तो जब असाइमेट्रिक एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड को आप जोड़ेंगे, लेकिन इस बार क्या होगा, कोई कैटलिस्ट रहेगा, माने पेरोक्साइड कैटलिस्ट रहेगा। पेरोक्साइड कैटलिस्ट, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी था, H2O2 हो सकता है, Na2O2 हो सकता है, BaO2 हो सकता है। इनमें से कोई पेरोक्साइड इस पर कैटलिस्ट के रूप में होगा। तब असाइमेट्रिक एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का जो नेगेटिव पार्ट है वो डबल बॉन्डेड उस कार्बन पर जाएगा जहां हाइड्रोजन जो एटम है, जो हाइड्रोजन परमाणु है, वो ज्यादा होंगे। तो इस पर एक H है, इस पर 2 H है, तो Br इसको मिलेगा, H इसको मिलेगा। तब उस कंडीशन में ये CH3 CH2 CH2 Br होगा, माने Br इसको और H इसको, नेगेटिव पार्ट इसको और H इसको। तो ये 1 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा प्रोप-1 से। लेकिन पेरोक्साइड कैटलिस्ट की वजह से ऐसा हुआ, इसलिए इसको पेरोक्साइड प्रभाव बोलेंगे। एंटी मार्कोनिकॉफ, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल से उल्टा है, क्योंकि वहाँ नेगेटिव पार्ट मिनिमम हाइड्रोजन पड़ जाता है, कम हाइड्रोजन पड़ जाता है, या अधिक हाइड्रोजन पड़ जा रहा है, इसलिए इसको शॉर्ट में AMR भी बोलते हैं। तो एरो पर आप AMR लिख सकते हैं। तो थ्योरी देखिए इसकी, पेरोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये तब होगा जब पेरोक्साइड कैटलिस्ट लेंगे। तो पेरोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब असममित एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का HX का योग होता है, तब HX का जो नेगेटिव पार्ट है, ऋणात्मक भाग डबल बॉन्डेड द्विबंधित उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक, तो इसको भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कई बार संक्षिप्त टिप्पणी शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। बाकी मैंने कन्वर्जन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको बताए हैं। जब हमें पोजीशन आइसोमर माने स्थान समय भी बनाने होते हैं, किसी ग्रुप की पोजीशन चेंज करनी होती है, उस टाइम ये बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाते हैं। ठीक, इसको नोट करने के बाद नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज पर चलेंगे। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज जो 5वीं है, बड़ी इंपॉर्टेंट, ओजोन से गिर रहा है, जिसे हम ओजोनोलाइसिस भी बोलते हैं, ओजोनीकरण बोलते हैं। ठीक, इसको देखते हैं। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर एथीन, और ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो O3 होता है, ये आपको पता ही है। ठीक है ना, वायुमंडल में एक परत, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन जब ऑक्सीजन का हो जाता है तो वही ओजोन है। तो ओजोन लेयर है, उसमें अब कहते हैं कि छिद्र हो रहे हैं। तो जो कॉस्मिक रेज हैं, जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज हैं, पराबैंगनी प्रकाश, वो पृथ्वी पर पहुंच रहा है, जिससे कि त्वचा संबंधी जो कैंसर हैं, स्किन कैंसर होने के चांस हैं। तो ओजोन जो है हमारी एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में एक रक्षा कवच की तरह है, जो पराबैंगनी प्रकाश को आने से रोकती है। इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा सुना भी होगा। तो देखिए हम एल्कीन का फिलहाल यहाँ ओजोन से रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो O3 और कैटलिस्ट है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये कहाँ बना था,
जब मैंने आपको मेथेन का बिल्कुल लास्ट तक क्लोरीनेशन करा दिया था, मैंने मेथेन के 4 बाय छट के चारों सीएल आ गए थे, तब CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड ये बना था। तो ये यहाँ पर कैटलिस्ट का काम कर रहा है। फिलहाल देखिए रिएक्शन एथिलीन में ओजोन की रिएक्शन हो रहा है। तो अब मैंने पहले ही कहा कि जब एल्कीन का रिएक्शन होता है तो जो रिएक्शन कर रहा होता है उसके दो पार्ट हो जाते हैं, एक पार्ट एक डबल बॉन्डेड कार्बन को, दूसरा पार्ट दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन को मिलता है। लेकिन यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन है, क्या O3 है, इसके इक्वल पार्ट हो ही नहीं पाएंगे। इक्वल मतलब सम नंबर में नहीं हो पाएंगे। अगर हम O3 का आधा करें तो 3 है ना ऑक्सीजन, तो 1.5 माने 1.5 हो रहा है, 1.5 हो रहा है भाई। तो अब क्या करें, इसको बांटने के लिए ऐसा करते हैं, 2 ऑक्सीजन माने एक ऑक्सीजन इसको दे देते हैं, एक ऑक्सीजन दे देते हैं, और एक ऑक्सीजन को कर देते हैं कॉमन, माने इसका कार्बन का भी और इस कार्बन का भी। जैसे आपने देखा होगा ना कई बार कोई टीम बढ़ते टाइम, जैसे कोई क्रिकेट खेल रहे हैं आप और आपके पास जो प्लेयर हो रहे हैं, मान लीजिए 5 प्लेयर है बस टोटल, और 2 टीमें बनानी है, तो आप 2-2 तो बढ़ जाएंगे, 2-2 की 2 टीम बना लेंगे, और जो एक प्लेयर बचेगा उसको बोलेंगे भाई तू कॉमन रहे। भले वो कॉमन बाद में शर्तें रखता है कि मैं पहले ओवर करूंगा, पहले बैटिंग करूंगा, तो यहाँ ऐसा नहीं शर्त रख रहा है, लेकिन यहाँ बंटवारा वैसे ही करना पड़ेगा कि 3 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन इसको दे देंगे, ऑक्सीजन इसको दे देंगे, और एक ऑक्सीजन को कर देंगे कॉमन। तो देखिए, और बॉन्ड तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको। तो जब ऐसे ऑक्सीजन बढ़ते थे, मतलब चीजें बढ़ती थी, तो बॉन्ड सिंगल हो जाता था, लेकिन अब गायब ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब एक ऑक्सीजन दोनों को मिलने वाला है। ये ऑक्सीजन लगाकर यहाँ ऐसे और ये यहाँ ऐसे, तो एक एक ऑक्सीजन तो एक डबल बॉन्ड कार्बन को मिल गया, दूसरा ऑक्सीजन दूसरे डबल बॉन्ड कार्बन को मिल गया, और जो एक ऑक्सीजन बचा उसको मैंने कॉमन बना दिया, माने इसका भी और इसका भी उससे जोड़ दिया। अब आप बैलेंसी का हिसाब देखें तो ऑक्सीजन की इसकी तो 2 बैलेंसी हो गई, 1-2, इस कार्बन की भी 4 हो गई, देखिए 1-2 और 2 हाइड्रोजन से 4, ऐसे इस कार्बन की 1-2 और 2 हाइड्रोजन से। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो इस ऑक्सीजन के भी एक ही बैलेंसी हो रही है, इस ऑक्सीजन की एक हो रही है, तो इसलिए बॉन्ड यहाँ पर लगाएंगे। तो अब इस ऑक्सीजन की भी 2 है और इस ऑक्सीजन की भी 2 है। ठीक, समझ में आया ना? एक एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड कार्बन को दे दिया, बंटवारे के हिसाब से एक ऑक्सीजन फालतू आ रहा था तो वो दोनों का कॉमन बना दिया, और बीच में से बॉन्ड बिल्कुल क्यों गायब हुआ? क्योंकि आपको पता है एक से ज्यादा चीजें मिल रही हैं, तो इसलिए वो बॉन्ड गायब हुआ और यहाँ लगा। इसको बोलते हैं, देखिए ओजोनीकरण के बाद, ओजोनलाइसिस के बाद जब भी जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम बोलते हैं ओजोनाइड, जिससे बना हो। तो एथीन से बना था, तो एथीन ओजोनाइड इसका नाम, एथीन ओजोनाइड। ठीक, ये प्रोडक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए हम इस रिएक्शन को आगे भी कराते हैं, और आगे कराने के लिए आप कर देते हैं जिंक के प्रेजेंस में H2O, हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं, जिंक के प्रेजेंस में H2O से रिएक्शन करा देंगे। तब देखिए क्या होगा, इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे कट कर दीजिए, ये इतना हिस्सा अलग, इतना हिस्सा अलग, ये जो O घूम रहा है हवा में, ये O इस H2O के साथ मिलके H2O2 बनाएगा, ये मैंने लिख दिया H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक, अब ये हिस्सा जो अलग हुआ, बिल्कुल अलग हुआ, तो ये हुआ CH2O, और ये दूसरा वाला भी CH2O है, तो 2CH2O बने। अब CH2O से तो कुछ आइडिया लग नहीं रहा कि CH2O क्या है, क्योंकि ये तो अणुसूत्र हो रहा है। इसकी संरचना बनाए तो कुछ इस टाइप की बनेगी, देखिए ऐसे HCHO, क्योंकि CH2O को आप SCHO लिख सकते हो ना, देखिए CH2O है, कार्बन 2 हाइड्रोजन और CH2O ही तो है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल बने। और SCHO क्या है भाई? इसी को तो बोलते थे फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। तो देखिए एल्कीन से एल्डिहाइड बन गया, तो एल्डिहाइड वाले चैप्टर में ये रिएक्शन आएगा। एल्डिहाइड बनाने की जो विधि पढ़ रहे होंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड पढ़ रहे होंगे, तब ये रिएक्शन आएगा वहां पर। यहाँ एल्कीन का केमिकल प्रॉपर्टी थी, तो एल्कीन की ओजोनलाइसिस से एल्डिहाइड बन जा रहा है। एक बार फिर समझिए, O3 था, तो O3 में जो इक्वल पार्ट जो हो रहे थे, तो एक ऑक्सीजन नहीं हो पा रहे थे, मतलब O3 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो 1.5 आ रहा है, 1.5 1.5 आ रहा है, तो एक एक को तो पूरा मिल गया उनको, और एक को कर दिया कॉमन। इस टाइप से स्ट्रक्चर बना। फिर आगे रिएक्शन कराया, ये कट किया तो ये CH2O बना, CH2O बना, तो CH2O तो कुछ होता नहीं, उसको स्ट्रक्चर वाइज लिखा तो SCHO, तो 2 मॉलिक्यूल, और ये जो हवा में वो घूम रहा है इस H2O के साथ H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो पिछले वाले उसमें खेरस इफेक्ट में, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है ना? तो इस समझ में आ रहा होगा आपको। अब अगर मान लीजिए इससे बड़ी एल्कीन में लिखूं,
भाई 3 कार्बन के एल्कीन का अगर हम ओजोनोलाइसिस कराएं प्लस O3 एरो पर फिर वही CCl4, अब आपको समझ में आएगा। तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन है O3 है तो एक एक ऑक्सीजन वैसे मिल जाएगा, एक ऑक्सीजन कॉमन हो जाएगा, माने इस टाइप से CH3 CH। देखिए कॉमन वाला मैंने ऐसे लिख दिया CH2, एक ऑक्सीजन इसे एक ऑक्सीजन इसे और ये बॉन्ड नीचे ऐसे। क्या बोलेंगे भाई इसको? ओजोनलाइसिस के बाद बना प्रोडक्ट ओजोनाइड होता है, ये होता ही ओजोनाइड है जिससे बना हो। तो प्रोपीन से बना है तो प्रोपीन ओजोनाइड। ये सब इंग्लिश के नेम हैं, बस मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, प्रोपीन ओजोनाइड। फिर रिएक्शन आप आगे कराएंगे ZnH2, और जब ZnH2 कराएंगे तो ये बॉन्ड इस टाइप से कट हो जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, ये तो सीधे सीधे दिख रहा है ना आपको, CH3 CHO। अब क्यों होता है ये देखिए, O डबल बॉन्ड से क्यों हो जाता है? जब ये बॉन्ड यहाँ से कट हो गया, O की वैलेंसी एक रहेगी तो ये तो डबल बॉन्ड हो जाएगा ना, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी इधर से कम हो जाएगी। तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए डबल बॉन्ड हो जाएगा ना, क्योंकि तभी तो कार्बन की देखिए 1 2 डबल बॉन्ड आएगा तो 2 4 और ऑक्सीजन की 2। तो कुल मिलाकर अभी मैं मिला के लिख दे रहा हूँ CH3 CHO, और ये फिर से CH2O है तो इसको तो SCHO लिखेंगे। तो एक मॉलिक्यूल तो बनेगा CH3 CHO, एक बनेगा SCHO, और ये जो O है इस H2O के साथ बनाएगा H2O2। तो ये तो फॉर्मेल्डिहाइड है, अभी लिखा था मैंने। और CH3 CHO का कॉमन नेम आपको क्या बताया था एसीटल्डिहाइड। जब मैंने आपको एल्केन में एल्डिहाइड के अपचयन से एल्केन बनाना बताया था, एल्डिहाइड के रिडक्शन से एल्केन बनता है ना, तो वहाँ इसका नेम बताया था एसिटल्डिहाइड। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊँ तो यही तो बनेगी ना, देखिए जैसे यहीं पर बना के बता रहा हूँ आपको, CH3 CHO जैसे कट होके ये हुआ, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हमें क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी तभी तो कंप्लीट होगी। देखिए 1 2 3 और 1 4। तो ये CHO वैसे भी आपको पता है कि डबल बॉन्ड वो होता है, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं एल्डिहाइड में से, ठीक है ना। ये हो गया। अगर इससे बड़ा एल्कीन ले लें, ये प्रोपेनीन, मान लीजिए 4 कार्बन का एल्कीन मैंने लिया, ये O3 कराया, CCl4 कराया, तो डबल बॉन्डेड इस कार्बन पर ये ऐड होंगे, एक ऑक्सीजन इसको एक ऑक्सीजन इसको, एक कॉमन। ये देखिए ये ब्यूटीन ओजोनाइड होगा, क्योंकि ब्यूटीन से बना है और प्रोडक्ट हमेशा ओजोनाइड होगा, ब्यूटीन ओजोनाइड। आगे अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये बॉन्ड आप ऐसे ब्रेक कर लीजिए, तो देखिए CH3 CH2 CHO ब्यूटेनल, और ये उधर फॉर्मेल्डिहाइड ही बन रहा है। तो ये हो गया CH3 CH2 CHO, ये हुआ SCHO, और ये हुआ H2O2। तो ये ब्यूटेनल सॉरी प्रोपेनल, 3 कार्बन ही तो है ना, 1 2 3 प्रोपेन, और वो फॉर्मेल्डिहाइड है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इस टाइप से आप एल्डिहाइड और भी बड़े एल्डिहाइड बना सकते हैं, बड़े एल्कीन लेकर। अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ हो जाता बीच में, सपोज कीजिए ब्यूटवीन होता, तब क्या होता भाई? O3 CCl4। तो डबल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ना है बस, तो चीज़ ये समझ लीजिए एल्कीन है, तो एक हो इसको एक हो इसको और एक कॉमन। तो इस टाइप से CH3 CH यहाँ पर हो, CH से यहाँ पर हो, ऐसे कनेक्ट किया और एक हो कॉमन हो गया, और आगे CH3 है, CH3 से यहाँ पर हो और एक हो कॉमन हो गया। तो ये हो गया। अब आगे आप रिएक्शन कराएंगे ZnH2, तो ये देखिए ब्यूटवीन था, तो ये प्रोडक्ट क्या होगा? ब्यूटवीन ओजोनाइड। ZnH2 कराने पर ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो, तो ये CH3 CHO, ये CH3 CHO, तो 2 बार CH3 CHO। तो इसमें एसिटल्डिहाइड ही बन रहा है दोनों मॉलिक्यूल, और बाकी ये O इस H2O के साथ H2O2, इस टाइप से। तो आप देख रहे हैं एल्डिहाइड बन रहा है ना। अगर आप और बड़ा एल्कीन ले लें तो इस टाइप से आप ओजोनलाइसिस करा सकते हैं। अगर किसी वजह से मान लीजिए यहाँ H ना होकर CH3 लगा हो, तो आपने उससे कोई परेशान नहीं होना है। आपको तो डबल बॉन्डेड कार्बन पर, क्योंकि मैं इससे बात करा दूंगा, कीटोन भी बनेगी इस मेथड से, माने एल्कीन के ओजोनलाइसिस से, ओजोनीकरण से कीटोन भी बनेगी। तो एल्डिहाइड बनाने का अच्छा मेथड है, कीटोन बनाने का भी अच्छा मेथड है। तो एल्डिहाइड तो मैंने बता दिया, आप इसको नोट कर लेंगे तो मैं कीटोन वाला भी बताता हूँ इसी हेडिंग में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, आप ओजोनीकरण कराए बिना किसी एल्कीन में क्या बनेगा वो पहले भी पता कर सकते हैं। कैसे? मैं इसको यहां पर लिखकर बता देता हूं। देखिए जैसे मान लीजिए एथीन का ओजोनीकरण आपको आया और आपने रिएक्शन नहीं लिखना है, ऑब्जेक्टिव में है,
तो कैसे पता चलेगा? तो ओजोनोलाइसिस कराना है हमारे एल्कीन का, तो आप ये डबल बॉन्ड की जगह O फांस दीजिए, एक बार इधर को काउंट कर लीजिए, एक बार इधर को। तो जब इधर को काउंट करेंगे तो CH2, इधर काउंट करेंगे तो CH2 माने 2CH2 माने 2SCHO बनेगा। पता चल रहा है ना बिना रिएक्शन लिखे। अगर इसका कराना हो जाए, मान लीजिए CH3 CS डबल बॉन्ड CH2 का ओजोनोलाइसिस कराने के लिए आ जाए ओजोनिकरण, तो जहां भी डबल बॉन्ड है वहां O लिख दो, एक बार इधर को गिन लो CH3 CHO, देखिए बन रहा है, ये बन रहा है CH3CHO, और एक बार इधर को गिन लीजिए CH2O माने SCHO, दूसरा SCHO बनना। अगर इसका आ जाए तो CH3CH CH2 CS डबल बॉन्ड CH2 माने इस एल्कीन का आ जाए, तो फिर मैंने कहा डबल बॉन्ड की जगह O फांस दीजिए, इधर को गिनिए CH3 CH2 CHO, देखिए CH3 CH2 CHO, एक बार इधर को गिन दीजिए CH2O माने SCHO। और अगर आ जाए इस वाली एल्कीन का, तो यहाँ पर O फांस दीजिए, इधर को गिनिए CH3 CHO, एक बार उधर को गिनिए CH3 CHO माने दो बार CH3 CHO, तो देखिए बनना। माने आप बिना ओजोनीकरण कराए भी स्टार्टिंग से ही पता कर सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। कैसे? जो भी एल्कीन है उसके डबल बॉन्ड की जगह O लिख कर एक बार इधर को गिनिए, एक बार उधर को गिनिए, वो बनेगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर मैं कुछ ऐसी एल्कीन लिखकर कि कीटोन कैसे बनेगा ओजोनीकरण से, इसी मेथड में आपको बताता हूँ। तो देखिए इस मेथड की सहायता से हम कीटोन बनाना देखते हैं। मान लीजिए अब आपके पास एल्कीन कुछ इस टाइप की हो, इतनी बड़ी एल्कीन मैंने लिख ली आपके लिए। इसका अगर आप ओजोनोलाइसिस कराएं तो यार ऊपर फिर वही CCl4 लिखेंगे, तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वहां पर एक को इसको और एक कॉमन, तो ये इस टाइप से तो आएगा, देखिए ये एक को इसको ऐसे, ये ओजोनाइड बन गया है। आगे रिएक्शन कराएंगे तो ZnS2, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ये वाला ऐसे ब्रेक हो जाएगा, तो CH3 COCH3, और ये भी CH3 COCH3, तो कीटोन बनना है। क्योंकि जब इस कार्बन के पास आपने छोड़ा ही नहीं था तो एल्डिहाइड बनने का चांस ही नहीं था भाई, इसकी डबल बॉन्डेड कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं, तो अगर यहाँ O फांस थे तो CH3 COCH3, ऐसे इधर को गिनते तो CH3 COCH3 पहले पता चल जाता। तो ये दो मॉलिक्यूल ये बनेगा कैसे? देखिए इस C से दो तरफ तो CH3, इस C से दो तरफ CH3, और इस C से O लगाया तो वो डबल बॉन्ड हो ही जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ से कट हो गया, यहाँ से कट हो गया, तो इसको कहते थे एसीटोन। ये पहला कीटोन है। इससे और बड़े कीटोन बनाना चाहते हैं तो आप इसकी चैन को और बढ़ा सकते हैं भाई, इधर को और कार्बन बढ़ा सकते हैं, इधर बढ़ा सकते हैं, इधर बढ़ा सकते हैं, इधर बढ़ा सकते हैं। तो इस टाइप से ये सारे ये जो मेथड है ओजोनीकरण वाला, हम एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की विधि में भी इसको पढ़ेंगे। इस रिएक्शन को भी आप नोट कर लीजिए। देखिए बात करते हैं छठे केमिकल प्रॉपर्टीज की, जो कि है तनु व ठंडे KMnO4 से क्रिया। तो KMnO4 को आपको पता है पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। चूंकि ये तनु ठंडा है इसलिए इसको बेयर अभिकर्मक भी बोला जाता है। बेयर या बायर अभिकर्मक माने डाल्यूट एंड कोल्ड KMnO4 से रिएक्शन विद बेयर्स एजेंट। तो देखिए एल्कीन लिखते हैं दो कार्बन की, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। तो मैं आपको यहाँ इस रिएक्शन में क्लियर कर दूं, KMnO4 डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता है। KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मींस ऑक्सीकरण कराने का काम करता है, तो वो आपको एटॉमिक ऑक्सीजन देगा। तो मैं एरो पर लिख रहा हूँ तनु व ठंडा KMnO4 मींस कोल्ड एंड डाल्यूट KMnO4। तो KMnO4 तो एटॉमिक ऑक्सीजन देता है, कोई KMnO4 डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता। कहीं नहीं तो बच्चे क्या काम करेंगे, KMnO4 को भी K+ और MnO4- करके एक को एक K दे देंगे, दूसरे को MnO4 दे देंगे। बड़ा कंफ्यूजन है, बड़ा परेशान रहते हैं, कुछ नहीं है इनमें रिएक्शन में भाई। आप समझिए जो मैं बोल रहा हूँ वैसा समझिए आप। KMnO4 डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता, वो एटॉमिक ऑक्सीजन दे देता है, चाहे वो तनु ठंडा हो चाहे वो गर्म और शांत हो। तो दूसरी जो इसके बाद जो रिएक्शन आएगी वो हॉट एंड कंसंट्रेट KMnO4 के साथ आएगी। तो KMnO4 चाहे जैसा हो, वो डायरेक्ट रिएक्शन ना करके ऑर्गेनिक में क्या काम करता है, एटॉमिक ऑक्सीजन दे देता है, परमाणु ऑक्सीजन दे देता है। क्योंकि ये तनु ठंडा है, तो तनु माने पतला विलेन, डाइल्यूट मींस पतला विलेन, या ठंडा माने समझ लीजिए इसमें वाटर है, तो H2O और ले लेंगे, ऐसे हिंट में समझने के लिए। जबकि कहीं लिखा नहीं था कि H2O लेना। कैसे पता कर लेंगे आप? तनु माने पतला बनाना है या ठंडा बनाना है तो H2O लेना पड़ेगा, बस। अब हो गया रिएक्शन। अब ये जो भी रिएक्शन कर रहा है इसके दो इक्वल पार्ट क्या बनेंगे, देखिए H2O HOH में रिएक्ट करता है, इसे HOH में तोड़ के लिख लिया। अब आप देखिए एक पार्ट तो ये हो गया और एक पार्ट ये वाला हो गया।
एक OH ये हो गया, एक OH ये हो गया। तो डबल बॉन्डेड एक कार्बन को एक OH मिल जाएगा, डबल बॉन्डेड दूसरे कार्बन को OH मिल जाएगा। बस क्या रखा है इसमें, तो देखिए हो जाएगा CH2OH, बॉन्ड सिंगल हो जाएगा CH2OH, डाइहाइड्रिक अल्कोहल बन गया भाई, 2 OH हैं इस अल्कोहल में। तो इसको कहते हैं, इसका सिंपल नेम है एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल, इससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। वैसे इसका IUPAC नेम क्या होगा, जब मैंने IUPAC पढ़ाया था तब आपको लिखाया भी था। तो 1,2 तो एथेन 1,2 डाइओल, ठीक है ना। बात करेंगे हम इससे बड़ी एल्कीन की, ये है देखिए, इसकी तनु और ठंडे KMnO4 से रिएक्शन होगी, तो एरो पर तो सभी तनु है ठंडा KMnO4। मैं बार बार कह रहा हूँ KMnO4 चाहे जैसा हो वो एटॉमिक ऑक्सीजन देता है। तनु माने डाइल्यूट होने की वजह से इसको H2O लिया हमने, H2HOH में रिएक्ट करता है। इसके 2 इक्वल पार्ट कौन कौन से हो गए, एक OH ये हो गया, एक OH ये हो गया। तो एक OH एक डबल बॉन्डेड कार्बन को, और दूसरा जो OH है वो दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन को, यहाँ पर एक H रहेगा, देखिए H है, तो एक OH इसको और एक OH इसको, तो CH3 CHOH, बॉन्ड सिंगल हो जाएगा CH2OH। इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो 1 2 3, तो 3 कार्बन की वजह से इसको प्रोपेन बोलेंगे, ये हटा रखा है मैंने, 1 पर है 2 पर है। डाई है कौन है, ओल, क्योंकि OH का अनुलग्न क्या होता है, ओल। इस टाइप से आप जिस चाहे बड़े एल्कीन के लिए इसका रिएक्शन लिख सकते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन हो सकता है कि एथीन का रिएक्शन तनु ठंडे KMnO4 से माने डाइल्यूट कोल्ड KMnO4 से कराइए। तो आपको एथीन दिया है, डाइल्यूट एंड कोल्ड KMnO4 लिख के आपको पता है KMnO4 तो वो देता है, डाइल्यूट होने की वजह से H2O ले लेंगे, तो H2HOH में 2 इक्वल पार्ट हो गए, एक डबल बॉन्डेड एक कार्बन को है, दूसरा वाला दूसरे को OH मिल जाएगा। और अगर ये आ जाए कि प्रोपीन की रिएक्शन बेयर्स रिएजेंट से होती है, तो इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा, बेयर्स रिएजेंट मींस कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, माने तनु एवं ठंडे KMnO4 को बेयर्स रिएजेंट बोला जाता है, बेयर या बायर अभिकर्मक बोला जाता है। तो आप हमेशा इसको ध्यान रखेंगे। तो जब आप इसको कॉपी पर नोट करेंगे तो इनकी नेमिंग भी नोट करें, और इससे आगे को जो एल्कीन और बड़ी एल्कीन है उनके रिएक्शन को लिखकर देखें। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट के माध्यम से मेरे से डिस्कस कर सकते। सातवें केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखिए, इस बार है गर्म में सांद्र KMnO4 से गिर जाना, हॉट एंड कंसंट्रेट KMnO4 से रिएक्शन। तो देखिए इस बार क्या होगा, हमने लिखा है एथीन को, एरो पर लिखेंगे गर्म व सांद्र KMnO4। तो मैंने अभी आपसे कहा कि KMnO4 चाहे जैसा हो उसका काम तो O देना ही होता है, एटॉमिक ऑक्सीजन माने ऑक्सीडेशन, अर्थात ऑक्सीकरण कराना ही होता है। अब चूंकि वो गर्म और सांद्र है, हॉट एंड कंसंट्रेट है, तो उसमें H2O तो होगा नहीं, कंसंट्रेट होने की वजह से गाढ़ा होगा KMnO4, तो पानी होगा नहीं, जल होगा नहीं, तो इसलिए वो लेंगे भी नहीं, बस O रहने देंगे। अब क्या करेंगे देखिए, अब आपको ये चेक करना है, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन है, चाहे एक ही हाइड्रोजन है चाहे एक से ज्यादा हाइड्रोजन है, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो समझ लीजिए उसको 2 दे दीजिए। समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसके बीच में C और H के बीच में 2 लिख दीजिए ऐसे, तो COOH2। ऐसी दूसरी तरफ देखिए, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास 2 H है, इसको भी 2 दे दीजिए, मानिए COOH2। तो COOH2 अलग से लिख के देखिए क्या हो रहा है, COOH2 हो रहा है भाई। अब COOH2 तो कुछ होता नहीं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं COOH, ये, क्योंकि आप देखिए COOH2 माने HCOOH का मतलब COO, और ये रहे 2H COOH2, तो 2 मॉलिक्यूल HCOOH के बन रहे हैं। या सीधे सीधे कहें तो इन C और H के पेट में 2 रख दीजिए यहाँ पर, तो COOH2 माने HCOOH। दूसरी तरफ भी देखिए, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास अगर H है तो 2 रख दीजिए, तो ये भी HCOOH, तो 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं HCOOH। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, पहला कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके, इसका नाम क्या होगा, ये फॉर्मिक अम्ल है, फॉर्मिक एसिड है सिंपल नेम में। अगर एक कार्बन हो तो F से स्टार्ट करते हैं, माने F से स्टार्ट करते हैं, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। तो कितना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, 2 ऑक्सीजन यहाँ चाहिए, 2 ऑक्सीजन यहाँ चाहिए, टोटल कितना ऑक्सीजन चाहिए, 4 ऑक्सीजन चाहिए। ठीक, इससे बड़ा एल्कीन लिखकर देखते हैं, ये रहा प्रोपीन, ये लिखा मैंने O, क्योंकि हॉट एंड कंसंट्रेट KMnO4 है तो केवल O लिखेंगे। तनु और ठंडे में H2O भी लिखते थे, KMnO4 O देगा ही देगा चाहे जैसा हो, तो O लिख दिया। तो मैंने अभी क्या कहा, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास चेक करेंगे, अगर H है तो इसको 2 देंगे, माने एसिड बनेगा, सीधे सीधे कहें तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास H है तो इसको 2 दे देंगे यहाँ पर, तो ये बनेगा CH3COOH। और डबल बॉन्डेड कार्बन दूसरी तरफ चेक कीजिए, यहाँ भी इसके पास H है तो इसको भी 2 दे देंगे, तो COOH2 माने HCOOH हो रहा है, तो ये CH3COOH।
CH3COOH प्लस, और ये COOH2 माने इसको भी क्या बोलेंगे हम, HCOOH, इसे बोलेंगे एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड, और ये तो था ही फॉर्मिकम। इस बार भी देखिए कितने H की जरूरत पड़ रही है, 4 की पड़ रही है, क्योंकि 2 इसको दिए 2 इसको दिए। अब मैं कोई ऐसा, या चलिए अब की बार हम ब्यूट 2 इन लिख कर देखते हैं, या ब्यूट 1 इन लिख कर देखते हैं, माने बड़ा एल्कीन 4O की ही जरूरत पड़ेगी। क्यों, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास यहाँ H है तो इसको 2 देंगे, डबल बॉन्डेड इस कार्बन के पास H है इसको भी 2 देंगे, तो क्या बनने वाला है देखिए CH3CH2COOH, और इसको 2 देंगे तो HCOOH ये बनेगा। तो ये बन रहा है CH3CH2COOH, और ये भी बन रहा है HCOOH। तो ये प्रोपेनोइक एसिड बन रहा है, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक अम्ल, और ये तो फॉर्मिकम है ही। ये तो था ब्यूट 1 इन, ये प्रोपेनीन, ये एथीन। अगर इसी को मैं ब्यूट 2 इन लिख लूं, CH3CH, ये CH3, इस बार भी 4O की जरूरत पड़ेगी। देखिए कैसे, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन के पास H है, इधर भी डबल बॉन्डेड कार्बन के पास H उधर भी है, तो जब डबल बॉन्डेड कार्बन के पास H होता है तो उसको 2 देते हैं, इसको भी 2 देंगे, तो क्या है CH3COOH, CH3COOH, तो 2 बार बन रहा है CH3COOH, और CH3COOH का नेम क्या होता है, एसिटिक एसिड, तो ये एसिटिक एसिड है। अब मैं कोई ऐसा एग्जांपल लिखता हूं जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के पास H ना हो, जो कि मैंने ओजोन में भी करा के बताया था। सपोज कीजिए ये है, ऐसा एल्कीन है, इस तरफ भी चलिए ऐसे लिख देते हैं, प्लस हो गर्म और सांद्र के मनोफोर। अब आप देखें डबल बॉन्डेड कार्बन के पास H नहीं है और इधर भी नहीं है, तो क्या होगा, तब इसको एक ओ देते हैं, इसको भी एक ओ देंगे, इसको भी एक ओ देंगे, तो क्या बनेगा देखिए CH3COCH3 माने 2 मॉलिक्यूल एसीटोन बनेगा, ऐसे 2CH3, ऐसे लिख दूं जैसे लिखा हुआ है COCH3, ऐसे देखिए CH3CO लग गया है यहाँ पर, CH3 ऐसे इधर CH3COCH3, या इसे सीधा करके लिख लो CH3CO ऐसे लगाओ, CH3 सामने को लिख लो, तो ये एसीटोन बन गया आपका। तो यहाँ पर आपका अम्ल बन रहा है और कीटोन बन रहा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का मेथड है, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने वाले चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ मेथड में पढ़ेंगे इसको, कीटोन में भी पढ़ेंगे इस मेथड को, ठीक है ना। तो समझ में आपको आ रहा होगा। इस बार जो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है वो कितना पड़ रही है, वो 2 ही ऑक्सीजन चाहिए, एक दिया था इसको, एक दिया था इसको। सपोज कीजिए ऐसा एल्कीन होता कि इधर तो चलिए H नहीं होता, लेकिन इधर ऐसा हो सकता था कि इस टाइप से वो गर्म और सांद्र के मनोफोर। तब आप देखें डबल बॉन्डेड इस कार्बन के पास तो H नहीं है, तो इसको एक ओ दे दिया, तो कीटोन बन गया CH3COCH3, और इधर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास H है तो इसको 2 देंगे, तो ये CH3COOH बन जाएगा। माने आप कह सकते हैं कि 3 O की जरूरत पड़ेगी, तो एक कीटोन बनेगा, एक एसिटिक एसिड बनेगा। तो इसको खुद से आप लिख लेना यहाँ पर, और इसको CH3COCH3, चलिए ऐसे लिख देता हूँ सीधा लिख के, ऐसे मैं सीधा ऐसे बोल रहा था, ये बना, और ये CH3COOH बनेगा, COOH एसिटिक अम्ल, तो एसीटोन और एसिटिक अम्ल बन गया। तो ये मेथड भी आपको समझ आ रहा होगा, तो इसको भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। देखिए एल्कीन की 8वीं केमिकल प्रॉपर्टीज, लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है एल्कीन की। इसमें होता क्या है, देखिए सारे एल्कीन तो पॉलीमर बनाएंगे नहीं, माने पॉलीमराइजेशन बहुलीकरण की जगह देंगे नहीं, लेकिन जो पहला ही मेंबर एथीन है वो देता है। कैसे, देखिए इसमें क्या करना होता है, आपने असंख्य अणु लेने हैं, ये मैंने लिखा है यहाँ पर N, माने एथीन के बहुत सारे असंख्य संख्या में, इनफाइनाइट नंबर में मॉलिक्यूल आपने लेने हैं, उच्च ताप और लगभग दाब देखिए 1000 ATM से 2000 ATM, तो ये बहुत बड़ा प्रेशर है। तो जब आप इतने प्रेशर पर लेंगे तो वो एथीन के असंख्य अणु आपस में जुड़ने लगते हैं, तो जुड़ने के लिए बीच का जो बॉन्ड है वो सिंगल होगा, माने इस टाइप से CH2 सिंगल बॉन्ड ऐसे, और यहाँ पर ऐसे बॉन्ड लगा के छोड़ देते हैं, और सफिक्स में लिख दिया N, माने जो इनफाइनाइट नंबर लिए थे हमने वो इनफाइनाइट नंबर में जुड़ जाएंगे, वो सफिक्स में लिख दिया, माने आपस में ये जो बॉन्ड लगा के छोड़े, इसका मतलब CH2 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 ऐसे करके जुड़ते जाएंगे, और एक बहुत बड़ा अणु बना लेंगे, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना लेंगे,
इसी को, इस अभिक्रिया को हम बहुलीकरण बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने ये एथीन लिया, तो जो असंख्य संख्या में लिए जाते हैं उनको हम एकलक बोलते हैं। एकलक है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे मोनोमर। मोनोमर। और जो बनता है उसके आगे हम पॉली लगा देते हैं, माने एथीन से पहले हम लिख देंगे पॉली, पॉलीएथीन। इसको हम बहुलक बोलते हैं, माने बहुलीकरण की क्रिया में, पॉलीमराइजेशन की क्रिया में जो बनता है उसे हम बहुलक बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉलीमर। मर माने यूनिट, बहुत सारी इकाइयां हैं इसमें। पॉली माने असंख्य, जैसे पॉलीटेक्निक होता है तो आपने देखा ना, पॉलीटेक्निक मतलब क्या होता है, बहुत सारी टेक्निक वहां होती हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, केमिकल, इस लेदर टेक्नोलॉजी, इस टाइप से बहुत सारी टेक्निक जहां एक जगह होती है उसको पॉलीटेक्निक बोलते हैं। ऐसे यहाँ पॉलीमर माने जब आप एथीन के असंख्य अणु लेंगे तो उससे डबल बॉन्ड क्या होगा, सिंगल हो गया, और फिर आपस में वो यूनिट जुड़ जुड़ के एक बहुत बड़ा अणु बनाएंगे जिसे हम पॉलीएथीन बोलेंगे। और मैं आपको बता दूं, पॉलीएथीन को ही तो आप पॉलीथीन कहते हैं। तो जो पॉलीथीन आप इतना ज्यादा यूज करते हैं वो पॉलीथीन ऐसे बना है, वो पॉलीएथीन था तो पॉलीथीन, तो आप देखिए कितना मजबूत है। तो वैसे इसको क्या बोलेंगे, बहुलक बोलेंगे, माने जो उत्पाद बनेगा माने पॉलीमर बोलते हैं। तो इस टाइप से एथीन इसको देता है। कुछ और एल्कीन है जो मतलब बहुलीकरण की अभिक्रिया देते हैं, लेकिन खुद नहीं, किसी और के साथ, क्योंकि बहुलीकरण की अभिक्रियाएं वही ग्रुप देंगे, वही यौगिक देते हैं, वही कंपाउंड देते हैं जिनमें या तो डबल बॉन्ड हो या एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह हो। जब मैं आपको ऑर्गेनिक में लास्ट चैप्टर पॉलीमर वाला पढ़ाऊंगा तब इसको आपको डिटेल में वहां बताऊंगा। तो इसकी अगर आप थ्योरी लिखना चाहें तो मैं बोल रहा हूँ, इस टाइप से लिख सकते हैं कि जब एथीन के असंख्य अणुओं को उच्च ताप लगभग 1000 से 2000 वायुमंडलीय दाब पर संकलित कराया जाता है, तब पॉलीथीन का निर्माण होता है, जो कि एक बहुलक है। क्योंकि बहुलीकरण की क्रिया में भाग लेने वाले अणुओं को एकलक माने मोनोमर, और जो बनते हैं उनको पॉलीमर माने बहुलक कहते हैं। ठीक है ना। तो ये पॉलीथीन, देखिए आज की डेट में मैं आपको बताऊं, केमिस्ट्री के लिए ये भी एक बहुत बड़ी ब्रांच है। आपको अपना कैरियर फ्यूचर सेट करने के लिए लोग सिंपल ग्रेजुएशन करके एमएससी पॉलीमर साइंस में कर लेते हैं, क्योंकि ये लोहे से भी मजबूत है और इसमें जंग नहीं लगता, कोराइजन नहीं होता। आप खुद देख लीजिए ना, पॉलीथीन कितना मजबूत है कि ना तो खुद से अपघटित होता ही नहीं, ऐसे ही खेतों में इधर उधर पड़ा रहेगा और ऐसे ही रहेगा कितने सालों बाद भी। आप देख लें कुछ पॉलीमर जैसे पॉलीथीन है, कुछ हानिकारक भी हैं। तो आज की डेट में ऐसे पॉलीमर बनाए जा रहे हैं जिनको हम बायोडिग्रेडेशन किया जा सकता है, जैव निम्नीकरण किया जा सकता है, उनको अपघटित किया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छा फील्ड है जहां आप अपना कैरियर सोच सकते हैं। क्योंकि पॉलीमर आप देखिए, पहले घरों में पानी की जो फिटिंग के लिए पाइप यूज होता था वो आयरन यूज होता था, लोहे का यूज होता था। तो 10-20 साल बाद उस पर जंग लग जाता था, खराब हो जाता था, फिर से वो कहीं से दीवारें खराब हो जाती थी, फिर उसको फिट करना पड़ता था। जबकि अब जो है पीवीसी, आपने सुना होगा, पॉली विनाइल क्लोराइड, पीवीसी पाइप्स, तो प्लास्टिक की जगह पॉलीमर यूज होने लगा है, जो कि बहुत मजबूत होता है, सस्ता भी होता है लोहे की अपेक्षा अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें आपको पॉलीमर में, जैसे टेफ्लॉन है, प्रेशर कुकर का हैंडल आपने देखा होगा, वो प्लास्टिक नहीं होता एक्चुअल में, जो लगता है वो बेकेलाइट होता है, तो वो भी एक पॉलीमर है। इस टाइप से ये बहुलीकरण की अभिक्रिया एल्कीन देता है। सारे एल्कीन नहीं देते, जो देते हैं वो मैंने आपके लिए लिखा है। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर एल्कीन के रासायनिक गुण कंप्लीट हो जाते हैं। तो देखिए एल्कीन के रासायनिक गुण कंप्लीट हो जाने के बाद एल्कीन के उपयोग की बात करें तो एल्कीन की, देखिए मैं ऐसे बोल देता हूँ, लिखूं क्या, आप उसको वैसे लिख लेना। एल्कीन का जो उपयोग है मुख्यतः, जैसे आपने देखा एल्डिहाइड बन रहा है एल्कीन से, कीटोन बन रहा है, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक बनाने में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में, पॉलीथीन बनाने में। इसके बाद देखिए एल्कीन में जो एथीन गैस है, जो एथिलीन गैस है, उसके द्वारा फलों को कृत्रिम रूप से पकाया भी जाता है। जैसा बोलते हैं ना, कॉर्बेट लगाया फलों में, कार्बेट लगाया तो उससे आम पकाए जाते हैं, तो वह एथिलीन गैस ही होती है। एथिलीन गैस का काम फलों को पकाने में भी होता है। तो इस प्रकार से ये इसके यूजेस हैं जो भी उसमें बन रहे थे रासायनिक गुणों में आपने देखा। तो और भी बहुत सारे ऐसे पॉलीमर बनते हैं, बहुलक बनते हैं, जिनका उपयोग हमारे दैनिक जीवन की चीज़ों में होता है। कई बार जो वाहन में, कार वगैरह हैं, उनमें एंटीनोक जो होते हैं उसको बनाने में उनका यूज होता है। तो इस प्रकार से एल्कीन वाला जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको पूरी कोशिश की है एल्कीन में जो बनाने की विधियां, जो रिएक्शंस आए हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन आए हैं, उनको ट्रिक से समझाने की। इसमें जो ट्रिक आए हैं मैं यहाँ इस लेक्चर में तो नोट नहीं करा रहा हूँ,
वो एल्काइन के साथ ही एल्कीन और एल्काइन के ट्रिक एक साथ लिखाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था लेक्चर के स्टार्टिंग में कि एल्कीन और एल्काइन का जो एक्सरसाइज है वो हम साथ में करेंगे, क्योंकि एल्कीन और एल्काइन में जो एक्सरसाइज है उनका आपस में एक जैसा ही होता है। जैसे ट्रिक यहाँ हो सकती थी कि KH अल्कोहलिक बॉन्ड बढ़ाने का काम करता है। जैसे KH एक्वस क्या करता है, हेलोजन की जगह OH कर देता है। KH अल्कोहलिक क्या करता है, हेलोजन की जगह बॉन्ड बढ़ा देता है। ये भी ट्रिक थी ओजोन लाइसिस वाली, ओजोनीकरण वाली। गर्म KMnO4 तनु ठंडे KMnO4 वाली बातें लिखने को हो सकती हैं ट्रिक। बाकी कन्वर्जन की जो मैं आपको जिसको गोल्डन ट्रिक कहता हूँ या कन्वर्जन ट्रिक कहता हूँ कि एल्कीन से आपने अगर कुछ बनाना है, जैसे एल्केन से कुछ बनाने के लिए क्या करते हैं, हमेशा Cl2 से रिएक्शन कराते हैं। ऐसे ही एल्कीन से आगे जाने के लिए या तो आप रिएक्शन H2 से कराते हैं या Cl2 से कराते हैं या HBr से कराते हैं। ठीक है, तो 3 काम होते हैं एल्कीन से आगे जाने के। ये सब बातें मैं आपको एल्काइन वाले चैप्टर के लास्ट में लिखाऊंगा और वहीं हम इस एल्कीन की एक्सरसाइज करेंगे।